C171, C170, क्या आपको पहले से ही पता नहीं है कि कैसे करना है? लेडी याओ दूसरों को खुश करने और उनका दिल जीतने में माहिर थी। वह उनकी सेवा बड़े ध्यान से करती थी, जिससे वे सहज और संतुष्ट रहते थे। उन्होंने उन्हें एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया था और वह उनसे छोटी थी। इसलिए बूढ़े मास्टर श्रेया हमेशा उन्हें ही पसंद करते थे। लेकिन पक्षपात का मतलब यह नहीं था कि वह अपनी ही संतान को जहर देने वाली स्त्री को बर्दाश्त कर सकता था। दरअसल उस प्राचीन काल में एक पुरुष पुनर्विवाह कर सकता था, लेकिन वंश का निरंतर विकास सर्वोपरि था, विशेषकर उसकी वैध पत्नी से उत्पन्न संतानें। कई लोग अपनी पत्नियों से अधिक रखेले पसंद करते थे, लेकिन क्या किसी ने कभी किसी को अपनी पत्नी को इतना अधिक महत्व देते सुना है कि वह अपने ही बच्चों को हानि पहुंचाए? वह हमेशा से यही मानता था कि उसके बच्चे ही उसे निराश कर रहे थे। उसके पुनर्विवाह करने लेडी याओ को अस्वीकार करने के कारण उससे नाराज थे और सारी परेशानी का कारण थे। लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं था। पता चला कि लेडी याओ बहुत ही दुष्ट स्वभाव की थी। किसी भी पुरुष को विषैले सांप जैसे दिल वाली महिला पसंद नहीं आती थी और ओल्ड मास्टर ज़िया भी इसका अपवाद नहीं थे। इसलिए बूढ़े मास्टर ज़िया को ज़िया रुकिंग और उसके भाई के प्रति अचानक अपराधबोध का अनुभव हुआ। ये सब मेरी गलती है। श्रेया रुकिंग जल्दी से रोने लगी और अपने पिता को क्षमा करते हुए उसने पितृभक्ति का भाव प्रदर्शित किया। असल में वह मन ही मन अपनी आंखें घुमा रही थी। छी, अब तुम्हें अपनी लापरवाही का एहसास हुआ। पहले क्या कर रहे थे? क्या तुम्हें पता नहीं था कि तुमने अपने बेटे और बेटी के लिए सौतेली मां को ला दिया है? हमेशा अपनी ही इच्छाओं के बारे में सोचते रहते हो। क्या तुमने कभी अपने बेटे और बेटी के बारे में सोचा भी है? नीच। श्रेया रुकिंग ने मन ही मन बूढ़े गुरु श्रेया को सैकड़ों बार कोसा, तब जाकर उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। अगर मैं तुम्हारी बेटी के शरीर में न होती तो तुम्हें श्राप देना खुद को श्राप देने जैसा होता। मैं तुम्हारी 18 पीढ़ियों तक के पूर्वजों को श्राप दे देती। उफ, अपनी बेटी को इतना समझदार देखकर बूढ़े मास्टर ज़िया को हार्दिक प्रसन्नता हुई। उन्होंने एक को उसे चाय परोसने और दूसरे को उसके लिए पालकी तैयार करने का आदेश दिया। तेल के कागज की छतरी पकड़े और ज़ियुई का हाथ थामे ज़िया रुकिंग रथ में बैठने ही वाली थी कि अचानक वह पीछे मुड़ी और आंसू भरी आंखों से बूढ़े गुरु ज़िया से बोली, बेटी इस बार महल लौट रही है और मुझे नहीं पता कि मैं पिताजी को कब देख पाऊंगी। जिंगफेंग अकादमी में पढ़ रहा है, मुझे उम्मीद है कि पिताजी उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। और अगर जिंगफेंग को कुछ हो गया तो मैं भी जीना नहीं चाहूंगी। बूढ़े मास्टर ज़िया को पसीना आ गया। नहीं, ऐसा नहीं होगा। किंग किंग, तुम निश्चिंत रहो। श्रेया रुकिंग ने संतुष्टि से सिर हिलाया और पालकी में बैठ गई। लेकिन पालकी में बैठते ही उसने अचानक फिर से पर्दा उठा दिया। पिताजी, अरे किंग किंग, क्या कुछ और भी है? आंखों में आंसू लिए श्रेया रुकिंग ने बड़े ध्यान से बूढ़े गुरु श्रेया की ओर देखा। और वहाँ मेरी मौसी बेन भी हैं। साथ ही मेरी दूसरी छोटी बहन ने भी बहुत कठिनाइयां झेली हैं। मुझे उम्मीद है कि पिताजी उनका अच्छे से ख्याल रखेंगे। आखिर मेरे बड़े भाई की भी शादी की उम्र हो गई है, उनकी स्थिति भी कुछ ज्यादा खराब नहीं होनी चाहिए। बूढ़े मास्टर ज़िया ने बार बार सिर हिलाया। हाँ किंग किंग, तुम सही हो। ओल्ड मास्टर श्रेया को इतनी आसानी से सहमत होते देख श्रेया रुकिंग मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। उसने पालकी का पर्दा नीचे गिरा दिया। पालकी उठाओ। बूढ़े मास्टर ज़िया ने अपने माथे से पसीना पोंछा और अंदर जाने के लिए मुड़ गए। ये छोटी शैतान, मैं जरा भी उसे नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सकती। उसने कहा कि वो जीना नहीं चाहती। ये तो मेरी जान ही ले लेगा। डॉट डॉट डॉट। पिटाई के बाद लेडी याओ ने घर में खूब हंगामा किया। उस रात जब बूढ़े मास्टर श्रेया वापस लौटे तो हमेशा की तरह उन्हें मनाने के बजाय वे मौसी बेन के घर चले गए। मौसी बेन सो चुकी थी और बूढ़े मास्टर को देखकर बहुत खुश हुई। उन्हें याद भी नहीं था कि वे आखिरी बार कब आए थे। लेडी याओ इतनी क्रोधित थी कि उन्होंने उस जर्जा आंगन का दरवाजा लगभग तोड़ ही दिया था। पहली रात ऐसी ही थी और दूसरी भी। उसके बाद काफी देर तक यही सिलसिला चलता रहा। आधे साल से भी कम समय में लेडी याओ का बटलर के रूप में अधिकार भी समाप्त कर दिया गया। ज़िया निवास के पिछले आंगन में हर कोई अपने अपने मामलों का प्रबंधन करता था और किसी को भी दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं था। क्रोधित होकर लेडी याओ ने कई बार हंगामा किया। आखिरी बार बूढ़े मास्टर श्रेया ने मौके पर ही तलाक का दस्तावेज तैयार कर दिया। लेडी याओ बुरी तरह डर गई और कांपने लगी। सौभाग्य से मौसी बेन ने समय रहते हस्तक्षेप कर दिया। उस घटना के बाद लेडी याओ काफी शांत स्वभाव की हो गई। हालांकि वह अभी गुप्त रूप से साजिशें रचती थी, लेकिन उनका जीवन पहले से कहीं बेहतर था। ये सब बातें बाद में करेंगे, इसलिए अभी इन पर चर्चा न करें। 3 दिन की अवधि का आधा से अधिक समय बीत चुका था। झाओ जुनियाओ ने इस मामले को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया था। आखिरकार वे बस कुछ ही मानव तस्कर थे। चाहे वे कितने भी घृणित क्यों न हो, उन्हें पकड़ना, बच्चों को बचाना और फिर उन्हें उचित दंड देना ही काफी होता। इसमें किसी भी तरह की राजनीतिक साजिश या ऐसी कोई बात नहीं थी। यहाँ तक कि एक जिला मजिस्ट्रेट जो मामलों को संभालने में विशेष रूप से कुशल न हो, उसके पास भी 3 दिनों में पर्याप्त समय होता। इसलिए इन 3 दिनों के दौरान झाओ जुनियाओ ने अपनी किंग किंग के बारे में अधिक सोचा। मुझे आश्चर्य है कि क्या किंग किंग ज़िया निवास में अच्छी तरह से रह रही है और क्या उसने अभी तक अपना गुस्सा निकाल लिया है। इस आखिरी दिन झाओ जुनियाओ तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा था और साथ ही किंग किंग के बारे में सोच रहा था। वह सोच रहा था कि आज रात के बाद किंग किंग वापस आ जाएगी। अचानक एक युवक कोने में प्रकट हुआ। उसकी आंखें टकटकी लगाए झाओ जुनियाओ के हर अभ्यास और मुद्रा को देख रही थी। उसकी निगाहों में एक तीव्र लालसा थी। उसकी आंखें झाओ जुनियाओ की हरकतों पर टिकी हुई थी। उसके हाथ पैर अनजाने में उनकी नकल कर रहे थे। झाओ जुनियाओ ने उसे शुरू में ही देख लिया था। उसने पहले तो रुकने की योजना बनाई थी, लेकिन जैसे जैसे उसने अभ्यास जारी रखा वह रुका नहीं। चूंकि उसे यह पसंद है तो उसे कुछ डांस स्टेप सिखाने में क्या हर्ज है। तलवारबाजी के सभी अभ्यासों को पूरा करने के बाद झाओ जुनियाओ की पीठ पसीने से पूरी तरह भीग गई थी। युवक को जब एहसास हुआ कि वह रुक गया है तो वह भागने के लिए मुड़ गया। झाओ जुनियाओ ने अपने पैर की उंगलियों को जमीन पर थपथपाया, पलटी मारी और एक अबाबील की तरह हल्के से उसके सामने उतरा। ये क्या है? मेरी तलवारबाजी को चुपके से देखना और फिर चले जाना, ये ठीक नहीं है ना? वे दोनों एक दूसरे की पहचान जानते थे, इसलिए दो वयस्क पुरुषों को बात को घुमा फिराकर कहने की कोई जरूरत नहीं थी। श्रेया टिनफेंग धड़ाम से एक घुटने पर बैठ गया और मुट्ठी भींच ली। महाराज, कृपया मुझे क्षमा करें। इस आम आदमी का इरादा आपको ठेस पहुंचाने का नहीं था। झाओ जुनियाओ ने उसे गौर से देखा। भले ही वह साधारण परिवार से आया था, लेकिन उसके हाव भाव और हर हरकत में गरिमा झलकती थी। झाओ जुनियाओ इससे काफी संतुष्ट था। उसने उसे उठने के लिए नहीं कहा, बल्कि सीधी तलवार उसकी ओर फेंक दी। चूंकि तुमने चुपके से देख लिया है, तो क्यों न तुम मेरे लिए इसे करके दिखाओ। फिर उन्होंने कहा, अगर तुम अच्छा प्रदर्शन करोगे तो मैं तुम्हें तलवारबाजी की ये कला सिखाऊंगा। अगर तुम खराब प्रदर्शन करोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे अपराध के लिए दंडित करूंगा। इन शर्तों को काफी दबंग कहा जा सकता है, लेकिन ज़िया टिनफेंग बेहद खुश था। उसने तलवार पकड़ी और उसकी आंखें चमक उठी। एक आम आदमी महाराज को धन्यवाद देता है। इसके साथ ही वह अजगर जैसी फुर्ती और बाघ जैसी छलांग के साथ जमीन से उछला। उसने हवा में कई कलाबाजियां की और फिर झाओ जुनियाओ के सामने खुले मैदान में उतरा। उसने मुट्ठी भींच ली। कृपया मेरे इस साधारण प्रदर्शन के लिए मुझे क्षमा करें। इतना कहते हुए उसने धीरे से तलवार उठाई और झाओ जुनियाओ द्वारा अभी अभी अभ्यास किए गए तलवारबाजी के दांव पेंचों को अंजाम देना शुरू कर दिया। हर चाल अगली चाल में सहजता से समाहित हो गई, एक ही प्रवाह में निष्पादित हुई। प्रकाश में चमकते चांदी के सर्प की तरह पतली तलवार हवा में लचीले ढंग से नाचती हुई दाएं बाएं तेजी से लहरा रही थी। सूर्य के प्रकाश में ये कभी-कभी एक अत्यंत सुंदर चाप बनाती थी। झाओ जुनियाओ ने सचमुच प्रशंसा की। सचमुच एक प्रतिभाशाली व्यक्ति, कितनी होनहार प्रतिभा है। 15 मिनट बाद ज़िया टिनफेंग हौंकते हुए झाओ जुनियाओ के सामने उतरा। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और चुनौती भरा भाव था, मानो वह कह रहा हो, देखो मैंने कर दिखाया। झाओ जुनियाओ धीरे धीरे आगे बढ़ी और ताली बजाते हुए बोली, बहुत बढ़िया। वह रुका, फिर बोला, हालांकि मेरी राय में आप तलवारबाजी में पहले ही महारत हासिल कर चुके हैं।
इसलिए इसे सिखाने की कोई जरूरत नहीं है ना? शिया टिनफेंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने कुछ अविश्वास भरी निगाहों से झाओ जुनियाओ की ओर देखा। महाराज अपने वचन से मुकरने का इरादा रखते हैं। क्या तुमने इसे पहले ही नहीं सीख लिया है? C172 C171 नकली भिक्षु। शिया टिनफेंग ने अपनी भौहें सिकुड़ी और सिर हिलाया। नहीं, हो सकता है मैं मंदबुद्धि हूँ, लेकिन तलवारबाजी के इस सेट में और भी गहन तत्व समाहित हैं। इसे महज एक बार देखकर सीखना असंभव है। हे महाराज, कृपया अपना वादा निभाएं और मुझे तलवारबाजी की नियमावली प्रदान कीजिए। वह एक बार फिर घुटनों के बल बैठकर विनती करने लगा। झाओ जुनियाओ चौंक गया। वास्तव में अगर वह पहले आश्चर्यचकित था, तो अब वह सचमुच अचंभित था। तुम सचमुच बता सकते हो? शिया टिनफेंग एक पल के लिए चौंक गई, फिर उसने सिर हिलाकर कहा, हाँ। झाओ जुनियाओ ने अचानक आकाश की ओर देखा। एक प्राचीन कहावत है, जब स्वर किसी मनुष्य पर कोई बड़ी जिम्मेदारी डालता है, तो वह हमेशा पहले उसकी आत्मा और इच्छाशक्ति को कमजोर करता है। लगता है ये बात बिल्कुल सही है। उठना। धन्यवाद महाराज। झाओ जुनियाओ ने हाथ हिलाया। पास ही में ली शेंगन आदेश पाकर जल्दी से घर में दाखिल हुआ। थोड़ी देर बाद जिया टिनफेंग को तलवार चलाने की विधि पुस्तिका सौंपी गई। अगर तुम मेरे जाने से पहले इसे अच्छी तरह सीख लेते हो, तो मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। कैसा रहेगा? शिया टिनफेंग बहुत उत्साहित थी। क्या अवसर है? झाओ जुनियाओ ने भौहें उठाई और बिना कुछ बोले मुड़कर चले गए। तलवार की नियमावली को गले लगाते हुए जिया टिनफेंग ने उसे हर कोण से देखा। अंत में उसे अपनी छाती से लगाकर वह कलाबाजी करते हुए दूर चले गए। डॉट डॉट डॉट। सुबह का नाश्ता करने के बाद झाओ जुनियाओ ली शेंगन को टहलने के लिए बाहर ले जाने ही वाला था कि अचानक काउंटी मजिस्ट्रेट जिया वहां आ गई। आपका विनम्र सेवक महाराज को प्रणाम करता है। झाओ जुनियाओ के पास करने के लिए और कुछ नहीं था, इसलिए उसने पूछा, जांच कैसी चल रही है? काउंटी मजिस्ट्रेट जिया अचानक घुटनों के बल बैठ गया। उसका शरीर भय से कांप रहा था। महामहिम, आपका सेवक, आपका सेवक। झाओ जुनियाओ कुछ अधीर हो गया। मजिस्ट्रेट जिया, क्या यह मामला वाकई आपको इतना डरावना लगता है? काउंटी मजिस्ट्रेट जिया का शरीर और भी तेजी से कांपने लगा। नहीं, ऐसा नहीं है महाराज। यह क्या बात है? झाओ जुनियाओ ने भौहें चढ़ा ली। उसे कुछ गड़बड़ का आभास हो गया था। उसने ली शेंगन की ओर देखा, जो समझ गया और आगे बढ़ा। श्री शिया, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। सम्राट स्वयं यहाँ मामलों को देखने के लिए मौजूद हैं, आपको बस बोलना है। ये सुनकर काउंटी मजिस्ट्रेट सिया को थोड़ी राहत मिली। उन्होंने अधिक धारा प्रवाह ढंग से कहा, महाराज, मैंने 2 दिनों तक जांच के लिए लोगों को भेजा और विभिन्न स्थानों पर इसी तरह के मामले पाए। झाओ जुनियाओ बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं दिखे। उन्होंने बस पूछा, ठीक कितने हैं? आखिरकार उन्होंने तो आते ही इसे देख लिया था। काउंटी मजिस्ट्रेट सिया एक पल के लिए हिचकिचाए, फिर सिर झुकाकर बोले, आपका सेवक मौत का हकदार है। ऐसे 60 से 70 लोग हैं। क्या? झाओ जुनियाओ थोड़ा चौंक गई। काउंटी मजिस्ट्रेट सिया ने आगे कहा, महामहिम, एक और मामला है जो कुछ हद तक विचित्र है। बोलो। झाओ जुनियाओ की निगाहें पहले ही तेज हो चुकी थी। काउंटी मजिस्ट्रेट सिया ने बताया, हाल ही में झोशवी काउंटी में कई बच्चे एक अजीब बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। पहले तो 1-2 ही थे, लेकिन धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती गई। आज तक सैकड़ों बच्चे इस बीमारी से पीड़ित हैं। रात में पीड़ित बच्चों को बुरे सपने आते हैं और वे रोते हैं, चैन से सो नहीं पाते। चाहे कोई भी इलाज कराया जाए, कोई सुधार नहीं होता। फिर यह अफवाह फैल गई कि डेंगू के किंगान मंदिर में कुछ पवित्र ताबीज हैं, जिन्हें पहनने से बच्चों की लंबी उम्र सुनिश्चित होती है और वे बुरी आत्माओं से सुरक्षित रहते हैं। ये सुनकर कई आम लोग ऐसे ताबीज को पाने के लिए अपनी सारी संपत्ति खर्च करने को तैयार हो गए। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह है कि बीमार बच्चे सचमुच ठीक हो गए। तब से आम लोगों का इन ताबीजों पर अटूट विश्वास हो गया है। झाओ जुनियाओ जितना सुनता गया, उसकी भौहें उतनी ही गहरी सिकुड़ती गईं। आखिरकार उसने काउंटी मजिस्ट्रेट सिया को बीच में ही रोककर पूछा, डेंजो। काउंटी मजिस्ट्रेट सिया जमीन पर घुटने टेककर बैठ गई और जल्दी से सिर हिलाया। झाओ जुनियाओ ने बिना सोचे समझे खड़े होकर कहा, झुशवी काउंटी डेंजो के अधीन है। जी हाँ महाराज। फिर झाओ जुनियाओ हंस पड़ा। इस मामले में जरूर कुछ गड़बड़ है। काउंटी मजिस्ट्रेट सिया क्या सोचती हैं? बूढ़े मास्टर सिया मूर्ख नहीं थे। उन्होंने तुरंत घुटने टेककर अपना दृढ़ संकल्प दिखाया। महाराज, आपका विनम्र सेवक आपके लिए कुत्ते या घोड़े की तरह काम करने को तैयार है। झाओ जुनियाओ ने कुछ देर तक उसे घूरा और फिर हाथ हिलाकर कहा, जाओ। याद रखना, मुझे पुख्ता अकाट्य सबूत चाहिए। बूढ़े मास्टर सिया की आंखें चमक उठी। धन्यवाद महाराज। इतना कहकर वे उठ खड़े हुए, प्रणाम किया और चले गए। डॉट डॉट डॉट। झाओ जुनियाओ सराय में बैठे ठंडी चाय की चुस्की ले रहे थे। बाहर धीरे धीरे उगते सूरज को देखकर उनका मन शांत हो गया था। इतनी दूर का सफर तय करके और इतना कुछ देखकर उन्होंने सच्चाई को स्वीकार कर लिया था। भ्रष्टाचार खेतों में बेतहाशा उगने वाली जंगली घास की तरह है। आग से ये सब जल नहीं सकते। बसंत की हवा के साथ ये फिर से उगाते हैं। अगर बहुत सारी घास होगी तो समझो जमीन उपजाऊ है। अगर एक दिन जमीन पर एक भी घास न उगे तो फिर उस जमीन का क्या फायदा? इसलिए कभी कभी हद से ज्यादा आलोचना करने के बजाय अनदेखी करना ही बेहतर होता है। लेकिन इस बार, हे बदनसीब, तूने मेरी नाक के ठीक नीचे टक्कर मार दी। इसके लिए तू मुझे दोष नहीं दे सकता। चांदी चुराने का तेरा तरीका बहुत ही घिनौना था। मुझे अब तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। डॉट डॉट डॉट। सम्राट का आदेश मिलते ही काउंटी मजिस्ट्रेट सिया जोश से भर उठे। उन्हें पहले बार तस्करी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन उन्हें सुरक्षात्मक ताबीजों के बारे में जरूर पता था। ये ताबीज सिर्फ झोशवी काउंटी में ही नहीं, बल्कि पूरे डेंजो में पाए गए थे। इसके पीछे कौन था? वे मूर्ख तो नहीं थे। भला उन्हें कैसे पता न चलता? इसलिए जब बात तस्करी मामले में सुराग डेंजो के प्रीफेक्ट लियू की ओर इशारा कर रहे थे, तो ओल्ड मास्टर जिया ने बिना किसी झिझक के अपने वरिष्ठ अधिकारी को बुलाया। 1-2 दिन के भीतर ही सभी एकत्रित और सूचीबद्ध आरोप प्रस्तुत कर दिए गए। ऐसा नहीं था कि वे बेहद कुशल थे, बल्कि प्रीफेक्ट लियू अपने पद की दूरी और सम्राट से दूरी के आदी होने के कारण अपने काम में लापरवाही बरत रहे थे। पहले किसी ने भी जांच करने की हिम्मत नहीं की थी, इसलिए हर जगह खामियां थी। जांच की जरूरत ही नहीं थी। कोई भी समझदार व्यक्ति बता सकता था कि इसके पीछे कौन है। जियांगनान में ऐसा कौन सा अधिकारी था जिसके पास गंदे रहस्यों का पुलिंदा न हो? यहाँ तक कि स्वयं बूढ़े मास्टर जिया भी पूरी तरह से बेदाग नहीं हो सकते। हालांकि उनमें आमतौर पर इच्छा तो होती थी, लेकिन इतनी बड़ी गड़बड़ी पैदा करने का साहस नहीं था। उस दिन झाओ जुनियाओ ने किंगान मंदिर के कई भिक्षुओं को, जो इस मामले में शामिल थे, गिरफ्तार करवाकर हिरासत में ले लिया। उनसे काउंटी यामिन में पूछताछ की गई। ये देखकर कि मुकदमे की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति केवल एक काउंटी मजिस्ट्रेट था, भिक्षु बेहद अहंकारी हो गए। हम तो विनम्र भिक्षु हैं, आप बुद्ध के दंड से भयभीत हुए बिना हमें कैसे यातना दे सकते हैं? झाओ जुनियाओ, चेन जुचेंग और अन्य लोग पीछे बैठे सुन रहे थे। ये सुनकर वे सब एक साथ सम्राट की ओर देखने लगे। झाओ जुनियाओ ने अपने होठों को हल्का सा सिकुड़ा और चुप रहे। ये तो साफ तौर पर नकली भिक्षु हैं। क्या असली भिक्षु इस तरह बात करते हैं? मजबूत समर्थन मिलने पर बूढ़े मास्टर जिया का साहस बढ़ गया। प्रीफेक्ट की तो बात ही छोड़ो, अगर प्रीफेक्चरल गवर्नर भी आ जाए तो वो उससे भी पूछताछ करने की हिम्मत करेगा। तुरंत ही उसने गुस्से से घूरते हुए हथौड़ा पटका। कबूल नहीं कर रहे तो हर एक को पैदल से 50 जोरदार प्रहार करो। हाँ, सरकारी अधिकारियों ने भिक्षुओं को जमीन पर गिरा दिया, कुर्सियों का सहारा लेने की भी जहमत नहीं उठाई और तुरंत उनकी पिटाई शुरू कर दी। दर्द भरी चीखें एक के बाद एक गूंजती रहीं। जो भिक्षु अब तक सभ्य दिखने का दिखावा कर रहे थे, वे अब अपने माता पिता के लिए रो रहे थे, भूतों की तरह विलाप कर रहे थे और भेड़ियों की तरह चिल्ला रहे थे। तथापि फिर भी उन्होंने कबूल करने की हिम्मत नहीं की। अगर उन्होंने प्रीफेक्ट के बारे में सबको बता दिया तो कौन जाने कि अगला नंबर किसका होगा। C173 C172 पदोन्नति मिली। छोड़ो भी, मैं उन्हें कोड़े लगवा दूंगा। 50 बार प्रहार करने के बाद भी भिक्षुओं ने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया। बूढ़े मास्टर जिया मन ही मन क्रोधित हो रहे थे। प्रीफेक्ट लियू को नाराज करने से डरते हो, तो ये बूढ़े मास्टर ये सुनिश्चित करेंगे कि तुम उन्हें नाराज कर दो। प्रीफेक्ट लियू उसका वरिष्ठ अधिकारी था और धन इकट्ठा करने के लिए उसने अनैतिक कृत्यों में भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी।
उसका विलासितापूर्ण जीवन वैभव का चरम था। उसके पास दर्जनों रखैले थी और वह अपना पूरा दिन आराम करते हुए बिताता था। वह सुंदर लड़कियों को देखने के लिए वेश्यालयों में जाता था या अपने पालतू पक्षियों की प्रशंसा करने और मुर्गों और कुत्तों की लड़ाई आयोजित करने जैसे मनोरंजन कार्यों में लगा रहता था। जब भी शाही दरबार कोई कार्य सौंपता, वह उसे अपने अधीन कुछ मजिस्ट्रेटों को दे देता। जब कोई कार्य सफल होता तो सारा श्रेय वह स्वयं ले लेता। जब कोई दोष होता तो वह उसका दोष अपने से नीचे के मजिस्ट्रेटों पर मढ़ देता। कभी कभी जब उसके पास धन की कमी होती तो वह उनकी मुश्किलें खड़ी करने के तरीके ढूंढ लेता। जो लोग अपनी मुश्किलें नहीं चाहते थे, उनके पास आज्ञाकारी होकर धन सौंपने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता था। काउंटी मजिस्ट्रेट से अभी धन दौलत से लबालब जीवन जीना चाहता था। वह ईर्ष्या, द्वेष और घृणा से भरा हुआ था। लेकिन जब खुद भ्रष्ट होने की बात आई तो वह इतना काया था कि हिम्मत ही नहीं कर पाया और इसलिए हमेशा उसी के लिए मुश्किलें खड़ी की जाती थी। धीरे धीरे प्रीफेक्ट लियू ये जानते हुए कि काउंटी मजिस्ट्रेट से रिश्वत देने को तैयार नहीं है, उसे और भी ज्यादा निशाना बनाने लगा। यहाँ तक कि उसने अन्य मजिस्ट्रेटों के साथ मिलकर उसे समाज से बहिष्कृत करने की साजिश भी रची। यही एक कारण था कि ओल्ड मास्टर ज़िया इतने वर्षों तक मजिस्ट्रेट के पद पर बिना पदोन्नति पाए बने रहे। भले ही मुझमें कोई योग्यता न हो, मैंने कड़ी मेहनत की है और अगर कड़ी मेहनत नहीं भी तो भी ये थका देने वाला परिश्रम है। इसके अलावा उनमें किसी विशेष प्रतिभा का अभाव भी था। किताबों से प्राप्त ज्ञान अब उनके दिमाग में सड़ रहा था। एक मामूली अधिकारी के रूप में उन्होंने बिना किसी विशेष उपलब्धि या गलती के जैसे तैसे काम चलाया। लेकिन शाही दरबार में निर्दोष होना ही अच्छा माना जाता था। कम से कम मैं भ्रष्ट तो नहीं हूँ, है ना? प्रीफेक्ट लियू जैसे लोगों के विपरीत। ओह, झाओ जुनिया को लगा कि वो प्रीफेक्ट लियू को इस तरह बच निकलने नहीं दे सकता। उनके सामने काउंटी मजिस्ट्रेट ज़िया ने देखा कि भिक्षु अभी भी अपना अपराध स्वीकार नहीं कर रहे हैं और उन्होंने तुरंत अपना हाथ हिला दिया। टाइगर बेंच लाओ। इतने सालों तक प्रीफेक्ट लियू के अत्याचार सहने के बाद आखिरकार मुझे पलटवार करने का मौका मिल गया है। मैं किसी भी कीमत पर नरमी नहीं बरतूंगा। हाँ, तुरंत ही टाइगर बेंच मंगवाई गई। इसे देखकर भिक्षुओं के पैर कांपने लगे। अमिताभ, भगवान ज़िया, क्या आप प्रीफेक्ट लियू से नहीं डरते? अरे पटोई, क्या आप बुद्ध से नहीं डरते? हे भगवान श्रेया, यदि आप ऐसा करेंगे तो बुद्ध आपको अवश्य दंडित करेंगे। बूढ़े मास्टर ज़िया ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, जब तुम प्रीफेक्ट लियू को आम लोगों का शोषण करने में मदद कर रहे थे तो तुमने क्यों नहीं सोचा कि बुद्ध तुम्हें दंडित करेंगे? लकड़ी के एक बेकार टुकड़े को तथाकथित पवित्र ताबीज में बदलना यह अपने आप में ही काफी बुरा था। लेकिन तुमने उन्हें 10 चांदी के सिक्कों में बेच दिया और उन बच्चों को इतनी अजीबोगरीब बीमारियां कैसे हो गईं? ये सब तुम्हारी ही करतूत थी, है ना? बोलो। जब बूढ़े मास्टर ज़िया ने बोलना समाप्त किया तो उन्होंने अपने हाथ से इशारा किया, यातना शुरू करो। बाघ की पीठ पर यातना का दौर शुरू हो गया। असली तमाशा अब शुरू होने वाला था। दर्द की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता था, मानो किसी के हाथ और पैर एक साथ लकड़ी के तत्वों से कुचले जा रहे हों। असहनीय पीड़ा ने बलवान भिक्षुओं को पल भर में कांपते हुए डरपोक बना दिया। रुको रुको, मैं बोलूंगा। हमें ऐसा करने का आदेश प्रीफेक्ट लियू ने दिया था। आह, किसी मृत सूअर की तरह चीखने चिल्लाने के बीच आखिरकार किसी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। बूढ़े मास्टर ज़िया ने और जोर दिया, वे बच्चे बीमार कैसे हुए? बोलो। यह कोई ऐसा व्यक्ति था जो विशेष रूप से धनी परिवारों की रेकी कर रहा था और उनके कुओं में जहर मिला रहा था। कौन सा जहर? ये कहाँ है? बोलो। अन्य भिक्षुओं को छिपने का कोई फायदा नहीं दिखा और शारीरिक पीड़ा सहन न कर पाने के कारण वे भी बोलने लगे। एक एक करके सभी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। पता चला कि प्रीफेक्ट लियू धन की लालसा में न अमीर को बख्शता था और न गरीब को। अगर किसी गरीब परिवार के पास चांदी न हो तो क्या, बच्चे ही काफी होते थे। बदसूरत बच्चों को अगवा करके मजदूरी में बेच दिया जाता था। सुंदर बच्चों की बात करें तो लड़कों को समलैंगिकों के साथ यौन संबंध बनाने के लिए बेच दिया जाता था और लड़कियों को वेश्यावृत्ति में धकेल दिया जाता था। धनवान परिवारों के लिए, जो कड़ी निगरानी रखते थे, अपहरण करना थोड़ा मुश्किल साबित हुआ। कोई बात नहीं, कुएं में जहर की एक खुराक मिला दी जाती थी और वे आज्ञाकारी होकर चांदी देने के लिए किंगान मंदिर चले जाते थे। एक बार जब यह अफवाह फैल गई कि ताबीज बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, तो योजनाकारों को पता था कि लोग जाने से इनकार करने की हिम्मत नहीं करेंगे। बेशक कुछ लोगों ने इस पर विश्वास नहीं किया और सचमुच नहीं गए। कोई बात नहीं, बस जहर की एक और खुराक मिला दी जाती थी। चांदी देने पर ही उनके बच्चे की बीमारी ठीक होती थी। काउंटी मजिस्ट्रेट ज़िया द्वारा गहन पूछताछ के बाद उन्होंने सभी व्यक्तियों और सबूतों को फैसले की प्रतीक्षा में जेल में बंद कर दिया। फिर उन्होंने अपने आदमियों को पकड़े गए अपहरणकर्ताओं को लाने का आदेश दिया। लगभग 60-70 लोगों की पहचान हो चुकी थी। 10 से अधिक लोग भाग गए थे, लेकिन 40-50 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत का हॉल उन सभी के लिए घुटने टेकने के लिए बहुत छोटा था, इसलिए उन्हें प्रांगण में ले जाया गया। जब झाओ जुनियाओं को पूरी कहानी पता चली तो वह उठा और चला गया, जिससे काउंटी मजिस्ट्रेट ज़िया को अकेले ही मामले को संभालना पड़ा। बूढ़े मास्टर ज़िया उन तस्करों की जमकर पिटाई करवाते। आखिरकार उनमें से कुछ ने तो उनकी अपनी बेटी को भी निशाना बनाने की हिम्मत की थी। चिलचिलाती धूप में लगभग 50 तस्कर अदालत के बाहर एक कतार में घुटनों के बल बैठ गए। उनकी पतलून नीचे खींची हुई थी। 50 लोगों को पूरी तरह से पीटने से पहले ही उनमें से कुछ ने विरोध में चीखना शुरू कर दिया। बूढ़े मास्टर श्रेया, क्या आपकी बेटी फिर से अपहरण करवाना चाहती है? बिल्कुल सही। पिछली बार जब उसने हमारे कारोबार में दखल दिया था तो उसे सबक सिखाया गया था। क्या इस बार भी तुम्हारी हिम्मत है? हाँ, ज़िया निवास कोई अभेद्य किला नहीं है। अगर हम किसी का अपहरण करना चाहें तो ऐसा कोई नहीं है जिसे हम पकड़ न सकें। बिल्कुल सही। पिछली बार तो हमने बस थोड़े से पैसे खर्च किए, एक फर्जी संदेश भेजा और दूसरी मिस को आसानी से अगवा कर लिया गया। हालांकि मैंने सुना है कि बूढ़े मास्टर ज़िया अपनी 4 वर्षीय तीसरी मिस को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। बूढ़े मास्टर ज़िया, क्या आप चाहेंगे कि हम उसके लिए कोशिश करें? काउंटी मजिस्ट्रेट ज़िया गुस्से से आग बबूला हो गए। इन्हें पीटो, मेरे लिए इन्हें पीटो, पीट कर मार डालो। इन अपहरणकर्ताओं के समर्थक थे। इस दूरदराज के इलाके में एक मामूली काउंटी मजिस्ट्रेट भला एक प्रीफेक्ट का सामना करने की हिम्मत कैसे कर सकता था? ये स्पष्ट था कि ये तस्कर किस पर निर्भर थे। बूढ़े उस्ताद ज़िया, अगर आपने हमें पीट कर मार डाला तो आपको इसका पछतावा होगा। काउंटी मजिस्ट्रेट ज़िया ने ठंडे लहजे में कहा, मुझे इसका अफसोस है या नहीं, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, कमीनों। उन्हें पीटते रहो, रुको मत। बाघ की बेंच और भेड़िए के दांत वाला डंडा तैयार रखो। बाद में एक एक करके ये सभी तस्कर शातिर स्थानीय बदमाश थे, कानून के हाशिए पर जीवन जीने के आदी। वे लंबे समय से हिंसा के प्रति उदासीन थे और अपने जीवन से अधिक पैसे को महत्व देते थे। ये पूछताछ सत्र लगभग पूरी दोपहर तक चला। हालांकि पूछताछ के नतीजे अच्छे रहे। आखिर इतने सारे लोगों में कुछ कमजोर इरादे वाले तो होंगे ही। उस रात झाओ जुनियाओं ने गवाहों के बयानों और भौतिक साक्ष्यों सहित पूरे मामले की समीक्षा की और चेन चुचेन को सीधे निर्देश दिया, ग्रेट चू के कानूनों से परामर्श करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस उसके पूरे कबीले का सफाया कर दो। चेन चुचेन को पसीना आ गया। जी सम्राट, ऐसे बहुत कम उदाहरण हैं जब सम्राट ने स्वयं किसी पूरे कुल के विनाश का आदेश दिया हो। अतीत में प्रीफेक्ट हो के परिवार को केवल सिर कलम करके निर्वासित कर दिया गया था। ये स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार की तुलना में सम्राट को सबसे अधिक असहनीय आम लोगों का शोषण लगता है, विशेषकर उन लोगों का जो आम लोगों के बच्चों को अमानवीय समझते हैं। अपने 9 वंशों का विनाश करना कतई अतिशयोक्ति नहीं है। जुलाई की शुरुआत में न्याय मंत्रालय द्वारा लियू परिवार को राजधानी में लाया गया। अपनी संलिप्तता को छिपाने के लिए झाओ जुनियाओं ने इस उपलब्धि का श्रेय काउंटी मजिस्ट्रेट ज़िया को दिया और सार्वजनिक रूप से कहा कि काउंटी मजिस्ट्रेट ज़िया ने ही अपराध का पता लगाया था और तुरंत शाही दरबार को इसकी सूचना दी थी। इस चाल को विश्वसनीय बनाने के लिए झाओ जुनियाओं ने कार्मिक मंत्रालय से काउंटी मजिस्ट्रेट ज़िया को पदोन्नत भी करवाया। उन्हें 7वें दर्जे के काउंटी मजिस्ट्रेट से सीधे जियांगनिंग प्रांत के नमक परिवहन दूत के पद पर पदोन्नत किया गया, जो 5वें दर्जे का पद था। हालांकि यह उच्च पद था, लेकिन इस पद की शक्तियां लगभग पहले जैसी ही थी। यह एक सामान्य पद था जो सेवानिवृत्ति के लिए उपयुक्त था। C 174, C 173 गुआंगनान।
लेकिन वो अभी रिटायरमेंट के लिए तैयार नहीं थे। एक पल के लिए बूढ़े मास्टर जिया को सचमुच समझ नहीं आ रहा था कि रोए यहाँ से। फिर भी पदोन्नति तो कोई बुरी बात नहीं है। मैं मूर्ख नहीं हूँ, मुझे पता है कि यह पदोन्नति यूं ही नहीं मिली। अगर मेरी बेटी का साथ न होता तो मुझे डर है कि मैं पूरी जिंदगी काउंटी मजिस्ट्रेट ही बना रहता। इस बात को समझते हुए जिया जिनफेन की उपेक्षा करना और अपने छोटे बेटे को प्राथमिकता देना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। दरअसल जब से मुझे लेडी याओ की दुर्भावना के बारे में पता चला है, मेरा मन अब इसमें नहीं लगता। दूसरी ओर मेरी मौसी वेन में पहली पत्नी का साक्षात आभा है, कोमल, आकर्षक, विचारशील और गुणी। भले ही वो उतनी जवान और सुंदर न हो, लेकिन अपनी बड़ी बेटी के सम्मान में मुझे उनका आदर करना ही पड़ता है। और जैसे जैसे हम करीब आते गए हैं, मुझे आश्चर्य से लगा है कि हमारा साथ बिताया समय और भी आरामदायक होता जा रहा है। लगता है कि हमारे बीच भावनाएं भी पनप रही हैं। अब जाकर मुझे एहसास हुआ है कि पत्नी के साथ रहने का मतलब हमेशा डांट फटकार ही नहीं होता। जीवन वास्तव में काफी सुखद हो सकता है। सर्दियों में घर में प्रवेश करते ही गर्मागर्म भोजन और चाय मेरा इंतजार कर रहे होते हैं। गर्मियों में घर लौटने पर ठंडी हर्बल चाय का एक प्याला हमेशा तैयार मिलता है। ये दिन भर व्यस्त रहने और यमन से लौटने पर गुस्से भरी नजरों का सामना करने से कहीं बेहतर है, और तमाम मिन्नतों और खुशामद के बाद भी डांट ही मिलती है। आखिर लोगों के भी दिल होते हैं। मुझे पता है कि कौन मेरे साथ अच्छा व्यवहार करता है और कौन नहीं, ये बात मेरे दिल में बिल्कुल स्पष्ट है। चाहे कुछ भी हो जाए, जब से शिया रुकी ने लेडी याओ के बुरे कामों का पर्दाफाश किया था, लेडी याओ के दिन और भी मुश्किल होते जा रहे थे। वहीं मौसी वेन की जिंदगी पहले से काफी बेहतर हो गई थी। उनका खाना पीना बेहतर हो गया था, कपड़े भी ज्यादा अच्छे हो गए थे। उनका शरीर पहले से ज्यादा गोल-मटोल हो गया था, रंगत और भी गुलाबी हो गई थी और उनके आसपास एक सौम्य और शांत आभा फैलती थी, जिससे लोग उनके करीब आने के लिए बेताब हो जाते थे। बेशक उनके बेहतर दिनों का एक और बड़ा कारण था, उनका बेटा बहुत ही प्रभावशाली था। उस दिन जिया टिनफेन को तलवारबाजी की नियमावली प्राप्त हुई। उसने सोचा मुझे भी यह अवसर चाहिए और उसने दिन रात बिना आराम किए अभ्यास किया। अंततः उसकी लगन रंग लाई। उसने न केवल नियमावली को समझा बल्कि उसमें महारत भी हासिल कर ली। यहाँ तक कि जब उसने सम्राट के साथ अभ्यास किया तो उसे पराजित होने में 100 से अधिक दांव लगे। उस रात झाओ जुनियाओ ने उसे काफी देर तक देखा और अंत में कहा, मैंने कहा था कि मैं तुम्हें एक मौका दूंगी और मैं दूंगी। शिया टिनफेन की आंखें प्रकाश से भर उठी और वह धड़ाम से जमीन पर घुटने टेकते हुए बोला, एक आम आदमी सम्राट को धन्यवाद देता है। झाओ जुनियाओ ने एक पल सोचा और फिर सीधे कहा, मेरे पास 36 गुप्त रक्षक हैं। अगर तुम उनमें से 18 को हरा देते हो तो मैं तुम्हें सीधे शाही अंगरक्षक के पद पर पदोन्नत कर दूंगा। कैसा रहेगा? शाही अंगरक्षक? जिया टिनफेन दंग रह गया। शाही अंगरक्षक कोई साधारण अंगरक्षक नहीं थे। आमतौर पर केवल असाधारण युद्ध कौशल वाले, सम्राट के पूर्ण विश्वास वाले और किसी भी परिवार के प्रत्यक्ष वंशज ही इस पद पर सेवा कर सकते थे। सम्राट के साथ कुछ वर्षों तक सेवा करने के बाद युद्ध में सेना का नेतृत्व करने का अवसर मिलता था। यदि कोई प्रभावशाली सैन्य उपलब्धियां हासिल कर लेता था तो महान सेनापति का पद लगभग निश्चित हो जाता था। महान सेनापति, उसने मन ही मन सोचा। फैन परिवार की तरह जो सीमावर्ती क्षेत्रों में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध है और सम्राट से भी सम्मान प्राप्त करता है। जब तक फैन परिवार राजद्रोह का दोषी नहीं है, महारानी फैन की स्थिति सुरक्षित है, जिसे कोई भी हिला नहीं सकता। इसलिए मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा अवसर मिलेगा। जिया टिनफेन ने सोचा। उसने सिर झुकाया और घुटनों के बल बैठ गया। सम्राट, इस साधारण व्यक्ति में न तो वे गुण हैं और न ही वह क्षमता है कि मैं आपसे इतना विश्वास प्राप्त कर सकूं। आखिरकार हम एक दूसरे को कुछ ही समय से जानते हैं। फिलहाल मेरी हैसियत एक गली के गुंडे से ज्यादा कुछ नहीं है। भले ही मुझमें प्रतिभा हो, वह सिर्फ प्रतिभा है और अभी तक कौशल में तब्दील नहीं हुई है। क्या मैं इस भूमिका के लिए उपयुक्त हूँ? झाओ जुनियाओ हंस पड़ा। क्या तुम्हें इतना भरोसा है कि तुम उन्हें हरा दोगे? जब तुम उन्हें हरा दोगे तभी तुम्हारा प्रमोशन होगा। अभी के लिए ज्यादा से ज्यादा तुम एक साधारण गुप्त रक्षक ही बन सकते हो। इतना कहकर झाओ जुनियाओ ने आराम से पीछे की ओर मुड़ा। शिया टिनफेन ने राहत की सांस ली। हालांकि उसका दिल जोर से धड़क रहा था, खून जोश से उबल रहा था और पूरा शरीर झुलस रहा था। आखिरकार मैं सैनिक बन सकता हूँ। पहले पिताजी ने मुझे चेतावनी दी थी कि अगर मैंने बैरक में जाने की हिम्मत की तो वे मेरी मौसी वेन को बर्खास्त कर देंगे। मैं गुस्से से आग बबूला था, जैसे कोई फंसा हुआ जानवर हो, लेकिन मां की जान जोखिम में डालने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। अब पिताजी के साथ इतने सालों के संघर्ष के बाद आखिरकार मैंने जीत हासिल कर ली है। मौसी, बहन, मैं दुनिया में आपके लिए एक खास मुकाम हासिल करूंगा। झाओ जुनियाओ और उनके साथी अगले दिन सुबह जल्दी निकल पड़े। झुओशुई काउंटी पहुंचने पर उनका मूल उद्देश्य केवल किंकिंग की निराशा को दूर करना था। अप्रत्याशित रूप से उन्हें काफी लाभ हुआ, जिसमें एक गुप्त रक्षक भी शामिल है जिसने मेरा दिल जीत लिया है। वास्तव में शेयरुकी के बिना भी मैं ऐसे होनहार व्यक्ति को हाथ से जाने नहीं देता। दक्षिण की यात्रा लगभग 1 महीने से चल रही थी और सभी निर्धारित स्थानों का भ्रमण हो चुका था। अगले कुछ दिनों में वे कियांतान भी गए। मूल योजना के अनुसार कियांतान पहुंचने पर राजधानी लौटना था, लेकिन वापसी यात्रा के दौरान झाओ जुनियाओ को अचानक ग्वांगनान जाने की तीव्र इच्छा हुई। आखिर ये दूर तो नहीं है, जल मार्ग से पहुंचने में ज्यादा से ज्यादा 2 दिन लगेंगे, उन्होंने सोचा। उनके दल में किसी ने भी उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं की। 2 दिन बाद समूह ग्वांगनान शहर पहुंचा। शेयरुकी व्रत में बैठी थी, अब वह इधर-उधर नहीं देख रही थी। वह आज्ञाकारी भाव से बिना हिले-डुले गर्मी से पूरी तरह मुरझाई हुई बैठी थी। महल से निकलते समय उसने जो जिज्ञासा दिखाई थी वह गायब हो चुकी थी। अब सब कुछ नीरस लग रहा था। झाओ जुनियाओ ने उसकी ओर देखा और भौहें चढ़ा ली। किंग, हम यहाँ हैं। शेयरुकी ने नीरस स्वर में उत्तर दिया। ओह ठीक है। बोलने के बाद वह बेमन से स्टूल का सहारा लेकर गाड़ी से नीचे उतर गई। गुआंगनान पहुंचने पर राजकुमार यान और उनके बेटे को खबर मिलते ही वे उनका स्वागत करने के लिए तुरंत रवाना हुए। पैर में चोट के कारण राजकुमार यान पालकी में बाद में आए। झाओ जुनकी उनसे पहले ही पहुंच चुके थे। औपचारिक अभिवादन के बाद झाओ जुनकी ने कुछ नाराजगी भरे लहजे में कहा, महाराज, बिना पूर्व सूचना दिया आना आपकी आदत नहीं है। कम से कम एक संदेश तो भेज सकते थे। अब वह रुके और फिर मजाकिया अंदाज में बोले, सावधान रहना वरना मैं महारानी को बता दूंगा। झाओ जुनियाओ ने उसके कंधे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। अरे बदमाश, अब चुगली करना सीख रहे हो? बिल्कुल महाराज, हमें पहले न बताने की गलती आपकी ही है। झाओ जुनकी ने पलटवार किया। और इतना ही नहीं, ग्वांगनान पहुंचकर आपने सराय में ठहरना चुना। बताइए, क्या आप हमसे घृणा करते हैं? झाओ जुनकी इस बात को जाने नहीं दे रहा था, जिससे झाओ जुनियाओ के लिए उसकी शिकायतों का जवाब देना मुश्किल हो गया। कोई विकल्प न होने पर झाओ जुनियाओ को अपनी रखेले राजकुमार यान के महल में ठहराने के लिए साथ लानी पड़ी। अगले कुछ दिनों तक सब लोग शहर में एक साथ घूमते रहे, स्थानीय रीति रिवाजों को देखते रहे और राजधानी में न मिलने वाली चीजें खोजते रहे। चूंकि आसपास कोई और नहीं था, इसलिए दोनों वयस्क भाइयों का एक साथ घूमना थोड़ा अजीब था। झाओ जुनकी अपनी हाल ही में पसंद की गई रखेल को साथ ले आया था। झाओ जुनियाओ के पास कोई और विकल्प नहीं बचा था, इसलिए उसे शेयरुकी को भी साथ लाना पड़ा। लेकिन मैं जाना नहीं चाहती थी, शेयरुकी ने सोचा, क्योंकि बाहर धूप बहुत तेज है। मुझे लगता है कि एक दिन बाहर रहने से मेरा रंग कई गुना गहरा हो जाएगा। पुराने जमाने में सनस्क्रीन नहीं होती थी और मैं बाहर नहीं जाना चाहती। दुर्भाग्य से कोई चारा नहीं, सम्राट का आदेश सर्वोपरि है और मुझे मानना ही पड़ेगा। मुझे न केवल जाना है बल्कि चेहरे पर खुशी का भाव भी दिखाना है। सच में कितना जालिम है। सड़क पर चलते हुए शेयरुकी ने छाता पकड़ रखा था और वह झाओ जुनकी की रखेल के साथ साथ पीछे पीछे चल रही थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। वे एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानती थी। कुछ अटपटी बातचीत के बाद उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा। C-174 लोगों को फंसाने के लिए यहाँ आए हो, है ना? उदासी महसूस करते हुए शेयरुकी ने जाने में ऊपर देखा और कई विचित्र लोगों को देखा। यह अजीब क्यों है? क्योंकि वे देखने में बिल्कुल भी इस देश के नहीं लगते थे।
बड़ी दाढ़ी, गोरी त्वचा, नीली आंखें, ऊंची नाक। वे यूरोपीय लोगों से मिलते जुलते थे, लेकिन उनमें कुछ अलग भी था। ये जरूर प्राचीन यूरोपीय होंगे, है ना? शेयारुकिन ने सोचा। वहां 6-7 लोग थे जो सड़क किनारे अपना सामान बेच रहे थे। उनके सामने वाले स्टॉल पर तरह तरह की विचित्र और अनोखी चीजें रखी हुई थी। ये दक्षिणी महासागर के लोग हैं जो व्यापार कर रहे हैं, झाओ जुंकी ने समझाया। दक्षिणी महासागर के लोग? झाओ जुनियाओ ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। ऐसा नाम क्यों रखा? झाओ जुंकी ने अपने हाथ फैलाए। क्योंकि वे दक्षिण से नाव से यहाँ आए थे, इसलिए आम लोग उन्हें यही कहते हैं। ओह, झाओ जुनियाओ ने एक पल सोचा और सिर हिलाया। शेयारुकिन इधर उधर भटकने की हिम्मत नहीं कर पाई, इसलिए वह सम्राट के पीछे पीछे चली। झाओ जुनियाओ स्टॉल के पास पहुंची और बड़ी दिलचस्पी से बिक्री के लिए रखी गई वस्तुओं का निरीक्षण करने लगी। मुझे तो इनमें से एक भी याद नहीं आ रहा। उसने लापरवाही से एक गोल वस्तु उठाई। उसके नीचे एक स्टैंड था और हाथ से धक्का देने पर वह घूमने लगी। यह क्या है? सफेद त्वचा और नीली आंखों वाले दक्षिणी महासागर के उस व्यक्ति ने जल्दी से समझाया। ये ग्लोब है। उनकी बोलने का तरीका काफी अटपटा था, यहाँ तक कि उनका लहजा भी अजीब था। झाओ जुनियाओ ने फ्राउनिंग हुए सुना। शेयारुकिन ने उस वस्तु को देखा और एक जानी पहचानी अनुभूति उसके मन में उमड़ पड़ी। ये तो वही ग्लोब है जिसे हमारे भूगोल शिक्षक ने मिडिल स्कूल में इस्तेमाल किया था। हालांकि अगर मुझे पता भी होता तो मैं इसे नहीं दिखाता। अभी तो मैं ठीक से लिख भी नहीं सकता, पढ़ना तो दूर की बात है। क्या ये मजाक नहीं होगा? उसने कल्पना की कि उसे एक राक्षस के रूप में दांव पर जलाया जा रहा है। उफ, भीषण गर्मी के बावजूद उसे पसीना आ गया। इसके बारे में अब और न सोचना ही बेहतर है। हालांकि झाओ जुनियाओ को इसमें बहुत दिलचस्पी थी। दक्षिणी महासागर के उस व्यक्ति ने आगे समझाते हुए कहा, हमारी पृथ्वी गोलाकार है और ऐसा नहीं है जैसा कि आप कहेंगे। आकाश गोल है, पृथ्वी वर्गाकार है। यदि आप लगातार एक ही दिशा में चलते रहेंगे तो आप वापस मूल बिंदु पर पहुंच जाएंगे। यहाँ ये जगह, यही है तुम्हारा महान राजवंश। जब वह बोल रहा था तभी दक्षिणी महासागर के उस व्यक्ति ने झाओ जुनियाओ को दिखाने के लिए ग्लोब पर हथेली के आकार के एक छोटे से हिस्से की ओर इशारा किया। झाओ जुनियाओ ने अपनी भौहें सिकुड़ी और गौर से देखा। जी हाँ, यह उनके महान राजवंश के क्षेत्रों से बिल्कुल मेल खाता था। यहाँ तक कि पड़ोसी देशों की स्थिति और तटरेखा भी संरेखित थी। लेकिन एक गोला पृथ्वी, क्या मेरे पैरों के नीचे की भूमि सचमुच गोलाकार है? झाओ जुनकी ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज भाई, ये लोग तो बस बकवास कर रहे हैं, बच्चों को बेवकूफ बनाने के लिए उपयुक्त बातें। प्राचीन काल से ही आकाश गोल है, पृथ्वी वर्गाकार है, ये हमारे पूर्वजों द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही अटल मान्यता है। क्या ये गलत हो सकती है? हालांकि दक्षिणी महासागर के लोगों को चू राजवंश की भाषा का कुछ ज्ञान था, फिर भी झाओ जुनकी के तीव्र भाषण को समझना उनके लिए मुश्किल हो गया। उन्हें समझने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। बहुत सोचने के बाद भी वे उसका अर्थ नहीं समझ पाए, इसलिए वे जवाब नहीं दे सके। हालांकि झाओ जुनियाओ थोड़ा हिचकिचा रहा था। उसने काफी देर तक ग्लोब से खेला और अंत में उसे ली शेंगन को सौंप दिया। कितने चांदी के सिक्के? मैं ले लूंगा। दक्षिणी महासागर के व्यापारियों ने खरीदे शब्द को समझा और खुशी से जवाब दिया, धन्यवाद। कुल मिलाकर 10 चांदी के सिक्के हैं। 10 टाइल, ज़ियारुकिन ने हैरानी से कहा। वहां मौजूद कुछ लोग तुरंत उसकी ओर देखने लगे और ज़ियारुकिन को अपने अचानक गुस्से का एहसास हुआ। शर्मिंदा होकर उसने नजरें नीचे कर ली। उसका चेहरा लाल हो गया और उसने कुछ नहीं कहा। तुम लोग तो लोगों को लूट रहे हो, हे नकली विदेशी शैतान। एक टूटी फूटी ग्लोब के लिए 10 चांदी के सिक्के। पुराने जमाने में एक साधारण किसान परिवार साल भर में इतना भी नहीं कमा पाता था। आज के 10,000 युआन कमाना भी तो उतना ही मुश्किल है। उसने मन ही मन कोसते हुए कहा। ऐसा सोचते सोचते मुझे समझ आ गया, ये नकली विदेशी शैतान इतनी दूर समुद्र पार करके महान चू राजवंश में व्यापार करने क्यों आए? पैसा कमाने के लिए, जाहिर है। मुनाफा तो आसमान छू रहा है। आमतौर पर वे आधे साल तक कोई बिक्री नहीं करते, लेकिन एक बिक्री से ही उनका अगले आधे साल का गुजारा हो जाता है। सरासर लूट, बहुत बड़ी लूट। जब वह सोच विचार कर रही थी तभी अचानक उसकी नजर किसी चीज पर पड़ी। यह क्या है? उसने बेलनाकार वस्तु उठाते हुए बुदबुदाया। विदेशी फेरी वाले ने बड़ी खुशी से चांदी जेब में रख ली और अजीबोगरीब ढंग से परिचय देते हुए कहा, ये एक दूरबीन है, इसकी मदद से आप बहुत दूर, बहुत ही दुर्गम स्थानों को देख सकते हैं। बोलते हुए उन्होंने खुद इसका प्रदर्शन किया। शेयारुकिन ने इसे कुछ संदेह के साथ स्वीकार किया। ये तो आधुनिक दूरबीन जैसी बिल्कुल नहीं दिखती। फिर भी उसने कोशिश की। वाह, उसका चेहरा आश्चर्य से चमक उठा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि प्राचीन काल में इतना कारगर दूरबीन मौजूद था। महाराज, क्या आप देखना चाहेंगे? ज़ियारुकिन ने दूरबीन को दोनों हाथों से ऐसे बढ़ाया जैसे कोई खजाना भेंट कर रही हो। झाओ जुनियाओ ने उसे लिया और विदेशी फेरी वाले के हाव भाव की नकल करते हुए उसे अपनी एक आंख से लगाया और दूसरी आंख को सिकोड़ लिया। अचानक उसके होठों पर मुस्कान आ गई। बुरा नहीं, ये चीज वाकई अच्छी है। अगर सैन्य अभियानों के दौरान हम दुश्मन की हर गतिविधि देख सके तो क्या ये नहीं होगा? उसने सोचा। झाओ जुनियाओ ने दूरबीन नीचे रखी और सीधे ली शेंगन को सौंप दी। मैं इसे खरीदूंगा, विदेशी फेरी वाले ने खुशी से कहा। ये 20 टाइल में बिकता है। शेयारुकिन का दिल बैठ गया। मैं उस नकली विदेशी शैतान को सबक सिखाना चाहती हूँ। 20 टाइल, तुम हमें ठगने के लिए ही यहाँ आए होगे। फिर भी झाओ जुनियाओ काफी खुश लग रही थी और उसने ली शेंगान से भुगतान करवा लिया। पास ही में झाओ जुनकी को भी कुछ गड़बड़ नहीं लगी। शेयारुकिन ने चारों ओर देखा और मन ही मन आह भरी। आखिर ये सब शाही खानदान के लोग हैं, उनके लिए तो चांदी महज एक संख्या है। पैसों की कमी नामुमकिन, पूरा साम्राज्य उनके परिवार का है, भला पैसों की कमी कैसे हो सकती है? हाय, ये सोचते हुए ज़ियारुकिन ने एक बार फिर अपनी गरीबी पर विलाप किया। पिछले जन्म में मैं इतनी गरीब क्यों थी, लेकिन शुक्र है इस जन्म में स्वर्ग ने मुझे वरदान दिया है। हाँ, मुझे सुख शांति से जीना चाहिए। सम्राट को एक विशाल वृक्ष की तरह थामे रहना चाहिए और मृत्यु में भी उन्हें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। झाओ जुनियाओ ने चांदी चुका दी और जाने ही वाला था कि उसने ज़ियारुकिन को वहीं खड़े देखा और मुड़कर देखा। लड़की सीधे उसकी ओर देख रही थी। उसके होठों के कोने पर लाल की एक बूंद थी और उसकी आंखों में एक अवर्णनीय जोश भरा हुआ था। झाओ जुनियाओ एक पूर्णतः सक्षम नहीं, असाधारण रूप से सक्षम व्यक्ति होने के नाते झाओ जुनियाओ उस अभिव्यक्ति का अर्थ अवश्य समझ गया था। हालांकि उसने बड़ी कुशलता से अपने विचारों को छुपा लिया। भावहीन चेहरे के साथ वह गलियों में टहलता रहा। दोपहर में समूह ने स्थानीय व्यंजनों का भरपूर आनंद लेने के लिए एक जगह ढूंढ ली। भोजन के दौरान झाओ जुनियाओ और झाओ जुनकी ने खूब बातें की और हंसे। शेयारुकिन को कुछ विचलित देखकर झाओ जुनकी ने विनम्रतापूर्वक पूछा, श्रीमती शेया, क्या खाना आपको पसंद नहीं आया? आप क्यों नहीं खा रही हैं? शेयारुकिन को होश आया और उसने जल्दी से विनम्रतापूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद राजकुमार जी, स्वाद में कोई खराबी नहीं है। फिर उसने अपना सिर नीचे किया और खाना शुरू कर दिया। महान चू राजवंश की संस्कृति खुली थी, विशेषकर दक्षिणी तटीय क्षेत्रों में। विदेशी अक्सर जहाजों से आते थे और शहर जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों से भरे रहते थे। C176, C175 सार्थक बातें। समय बीतने के साथ यह क्षेत्र भीतरी इलाकों की तुलना में अधिक खुले विचारों वाला हो गया था। पुरुषों और महिलाओं के आपस में बात करने में कोई शर्म की बात नहीं थी। इतना ही नहीं, वे झाओ जुनियाओ के सामने खुलकर बात कर रहे थे। झाओ जुनियाओ ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। ये देखकर कि सभी इसे सामान्य मानते हैं, शेयारुकिन ने आखिरकार राहत की सांस ली। खाना खाने के बाद सभी लोग टहलने गए और फिर हवेली लौट आए। शाम का खाना खाने के बाद सभी लोग अपने अपने कमरों में वापस चले गए। महारानी यून पूरी यात्रा के दौरान उनकी कृपा पाने की आशा करती रही थी, लेकिन उन्हें अभी तक वह नहीं मिली थी। हालांकि इस समय वह बहुत आत्मविश्वास से भरी हुई थी। काइडी, जल्दी से मेरे नहाने का पानी तैयार करो, मुझे नहाना है। याद रखना, उसमें सूखे फूलों की पंखुड़ियां और सुगंधित तेल डालना। काइडी थोड़ा हिचकिचाई। मेरी मालकिन, आप उस दिन महारानी यून का मूड अच्छा था, इसलिए उन्होंने समझाया। पिछले कुछ समय से सम्राट राजकीय कार्यों में व्यस्त थे और हमारे लिए समय नहीं निकाल पा रहे थे। लेकिन इस बार आप जब सम्राट अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर चुके हैं तो स्वाभाविक रूप से वे हरम के बारे में सोचेंगे।
सम्राट हमेशा हरम में सभी को समान रूप से अपना स्नेह देते हैं। इस बार मेरी बारी है, इसलिए हमें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। यदि सम्राट मुझे अपने बिस्तर पर सेवा करने के लिए बुलाते हैं, तो मुझे सर्वोत्तम रूप में उपस्थित होना होगा। काइडी को थोड़ा संशय था। आखिर जब महारानी भाग गई थी, ऊपर से तो महाराज को कोई आपत्ति नहीं दिख रही थी, लेकिन उनके मन में संदेह होना स्वाभाविक था। हालांकि महल की एक नौकरानी को इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। महारानी ने आदेश दिया था और उसे बस उसका पालन करना था। काइडी ने महारानी युन के आदेशानुसार तुरंत सब कुछ तैयार करवा दिया। महारानी युन ने अपने कपड़े उतार दिए और स्नानघर में उतर गई। वह सम्राट के बुलावे की प्रतीक्षा करते हुए बड़े आनंद से स्नान का लुत्फ उठा रही थी। अचानक एक संदेश आया, सम्राट ने लेडी ज़िया को अपने बिस्तर पर सेवा करने के लिए बुलाया है। क्या? महारानी युन स्तब्ध रह गई। फिर से लेडी ज़िया ही क्यों? उन्हें ऐसा लग रहा था मानो उनकी हार निश्चित है। बार-बार वह क्रोधित होकर बोली, ये निर्लज्ज स्त्री कब तक सम्राट पर अपना एकाधिकार जमाए रखेगी? आह! उसने बातब में पानी पर जोर से थप्पड़ मारा। पानी की बूंदें चारों ओर छिटक गईं, उसके चेहरे पर लगी और फिर नीचे बहने लगी। महारानी उनका हृदय ईर्ष्या और असंतोष से भरा हुआ था। लेडी ज़िया, दुर्भाग्यवश चाहे वह कितनी भी नाराज क्यों न हो, उसने हंगामा करने की हिम्मत नहीं की। अगर उसने और ज्यादा परेशानी खड़ी की, तो सम्राट उसे बख्शेंगे नहीं। नहाने की इच्छा खोकर उसने जल्दी से कपड़े पहने। महारानी युन बिस्तर पर लेटी हुई लेडी ज़िया को टुकड़े-टुकड़े करने के तरीके सोच रही थी और तभी धीरे-धीरे उसका गुस्सा शांत हुआ। इस बीच आदरणीय लैन और आदरणीय शी गहरी नींद में सो रही थी। ये दोनों पूरी तरह से गुमनाम रही। हालांकि वे असंतुष्ट नहीं थी, क्योंकि बाहर निकलकर दुनिया को देख पाना ही अधिकांश लोगों की उम्मीदों से कहीं बेहतर था। झाओ जुनियाओ की जगह पर जब शिया रुकिंग वहां पहुंचा, तो वह उस अनोखी चीज से खेल रहा था जिसे उसने उसी दिन खरीदा था। महाराज प्रणाम। ज़िया रुकिंग ने झुककर अभिवादन किया। बैठ जाओ। झाओ जुनियाओ ने अपना सिर तक नहीं उठाया। धन्यवाद कहने के बाद ज़िया रुकिंग झाओ जुनियाओ के बगल में बैठ गई। दूरबीन में कुछ खास नहीं था, बस उसे दूर तक देखा जा सकता था। जहां तक ग्लोब की बात है, झाओ जुनियाओ ने ग्लोब को अपने हाथों में पकड़ रखा था और उसे गोल-गोल घुमा रहा था। झाओ जुनियाओ अचानक बोला, क्विंग क्विंग, हम दक्षिणी महासागर के लोग कहते हैं कि हमारे पैरों के नीचे की भूमि वास्तव में एक गोला है। क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? शिया रुकिंग का शरीर हिल गया। उसने सोचा, बिल्कुल, मैं इस पर विश्वास करती हूँ। क्या यह एक गोला नहीं है? लेकिन वह ये नहीं कह सकती थी, इससे उसका भेद खुल जाता। इसलिए उसने कुछ देर तक गोले को घूरते हुए देखा और अंत में बोली, महाराज, मुझे लगता है इसमें काफी तर्कसंगतता है। हम झाओ जुनियाओ ने अचानक उसकी ओर देखा। शिया रुकिंग को उनकी निगाहों के नीचे थोड़ा अपराध बोध महसूस हुआ और उसने जल्दी से कहा, महाराज, मैं बहुत ज्ञानी नहीं हूँ, कृपया मुझ पर मत हंसिएगा। महाराज, झाओ जुनियाओ की आंखों में एक चमक सी झलक रही थी। उनका मजाक उड़ाने का मन नहीं था, बल्कि वे उसे प्रोत्साहित करते हुए बोले, किंग तुम्हारे विचार मेरे विचारों से मिलते हैं। बोलते रहो। उन्हें हल्का सा आभास हुआ कि उनकी बात में कुछ सच्चाई है, फिर भी वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह बात इतनी तर्कसंगत क्यों है। आखिर कोई सिर्फ अंतर्ज्ञान पर भरोसा नहीं कर सकता। क्या आकाश को गोल और पृथ्वी को चौकोर मानना गलत है? क्या पृथ्वी गोलाकार है और क्या ये सही है? इस समय झाओ जुनियाओ का मन सवालों से भरा हुआ था। शिया रुकिंग ने कुछ देर सोचा और अपने मध्य विद्यालय के भूगोल शिक्षक द्वारा सिखाए गए सिद्धांत को मन ही मन दोहराया। उसने ध्यान से उसका पुनरावलोकन किया, कुछ सबसे बुनियादी और समझने योग्य हिस्सों को चुनकर कहा, महाराज, एक ही दिन में सूर्य और चंद्रमा बारी-बारी से क्यों दिखाई देते हैं? एक वर्ष में 4 ऋतुएं क्यों होती हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि जब हमारे हिस्से में अंधेरा होता है, तो सूर्य पृथ्वी के दूसरे हिस्से में चला जाता है? शिया रुकिंग ने चतुराई से एक-एक करके ये प्रश्न उन्हीं से पूछ लिए। ये सब सुनने के बाद झाओ जुनियाओ की भौहें और भी गहरी सिकुड़ती गईं। अंततः उसने एक कलम उठाई और कागज पर कुछ लिखने लगा। न जाने कितनी देर बाद उसने आखिरकार ऊपर देखा। अगर यह सचमुच एक गोला है, तो इसे समझाना आसान होगा। लेकिन अगर आकाश गोल है और पृथ्वी वर्गाकार है, तो मुझे सच में नहीं पता कि इस समस्या को कैसे समझाऊं। उसने अपने हाथ फैलाते हुए कहा। शिया रुकिंग ने पलकें झपकाईं। तो क्या इसका मतलब यह है कि महाराज भी उनकी बात को सही मानते हैं? लेकिन मन ही मन वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। सम्राट का बुद्धि स्तर अगर 200 नहीं तो कम से कम 180 तो होगा ही, है ना? सच में प्राचीन काल में जन्मे और पले बड़े किसी व्यक्ति के लिए सदियों से चली आ रही मान्यताओं को त्याग कर तुरंत ऐसे क्रांतिकारी विचार को स्वीकार करना हर कोई नहीं कर सकता। लेकिन झाओ जुनियाओ ने कर दिखाया। इसी क्षण ज़िया रुकिंग को सचमुच एहसास हुआ कि वह एक सच्चे सम्राट हैं। झाओ जुनियाओ ने शिया रुकिंग के व्यंग्यात्मक प्रश्नों का खंडन नहीं किया। उन्होंने बस मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा। छोटी बच्ची, बड़ी होशियार हो। अच्छी तरह सोच विचार करने के बाद उसने इस मामले को वहीं छोड़ दिया। जमीन वर्गाकार हो या गोल, ऐसे उबाऊ मुद्दे पर इतना समय बर्बाद करना उचित नहीं था। अब उसके सामने और भी महत्वपूर्ण काम थे। शिया रुकिंग को शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने अपना सिर सहलाया। महाराज, उसने कहा। उसके गाल लाल हो गए थे। झाओ जुनियाओ ने नीचे देखा और ज़िया रुकिंग का छोटा सा चेहरा लाल हो गया, जो उसे देख रही थी। उसके मन में तुरंत कुछ अवर्णनीय विचार आए। किंग तुम। उसे करीब आते देख शिया रुकिंग और भी ज्यादा शर्मा गई। महाराज, आप क्या कर रहे हैं? झाओ जुनियाओ ने उसके विरोध करने का इंतजार किए बिना ही उसे गोद में उठा लिया। इतनी खूबसूरत चांदनी में मुझे लगता है कि हम कुछ और भी सार्थक कर सकते हैं। अरे, शर्म से ज़िया रुकिंग का चेहरा लाल हो गया। महाराज, ये प्रिंस यान का महल है। राजकुमार यान के महल का क्या? वहां झांकने की हिम्मत कोई नहीं करता। उसने ज़िया रुकिंग को बिस्तर की ओर ले जाते हुए कहा। उसे नीचे ले जाने के बाद वह उसके ऊपर झुका और उससे लिपट गया। आह महाराज, मुझे सम्राट मत कहो, मुझे मेरे स्वामी कहो। झाओ जुनियाओ ने उसके कान की लोब को हल्के से कुतरते हुए कहा। उसकी आवाज गहरी और कर्कश थी। शिया रुकिंग ने अपनी बड़ी-बड़ी आंखें झपकाईं, उसके कंधे से लिपट गई और मीठी कोमल आवाज में बोली, मेरे स्वामी टिल्ड। ये देखकर झाओ जुनियाओ के घुटने कांपने लगे। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसके खुरदुरे हाथों ने उसकी पीठ, उसकी पतली कमर, उसकी त्वचा के हर इंच को सहलाया। उसके चुंबन बारिश की बूंदों की तरह बरस रहे थे, तेज और जोशीले। ज़िया रुकिंग को लगा मानो उसका दिल सीने से बाहर निकल आएगा। C177, C176 कुछ गड़बड़ है। उसके गाल लाल हो गए थे और उसकी आंखें धुंधली थीं। झाओ जुनियाओ की कमर पकड़े हुए उसे तब तक चूमा गया जब तक कि वह उत्तर और दक्षिण में अंतर नहीं कर पा रही थी। अचानक उसका शरीर बुरी तरह फट गया। वह जबरदस्ती अंदर घुस आया और फिर अवर्णनीय। अगले दिन जब ज़िया रुकिंग उठी, तो सूरज पहले ही 3 ध्रुवों की ऊंचाई पर था। उसके बगल की जगह पहले ही खाली हो चुकी थी। ज़ी कितना समय हुआ है? दोपहर के 10 बजे हैं। आप दोपहर के भोजन से पहले थोड़ी देर और सो सकते हैं। शिया रुकिंग ने अपनी कमर को सहलाते हुए भौहें चढ़ाई और उठने की कोशिश की। ज़ेयू मदद करने के लिए दौड़ी। गुरुजी, क्या आप ठीक हैं? शिया रुकिंग ने हाथ हिलाते हुए कहा। मैं ठीक हूँ। सम्राट कहाँ हैं? इसके बाद ज़ी ने कहा, सम्राट और युवराज यान सैन्य शिविर में चले गए हैं। शिया रुकिंग ने ओह कहकर जवाब दिया और आगे कोई पूछताछ नहीं की। सीमाओं की रक्षा करना सम्राटों के लिए हमेशा से एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय रहा है। चाहे वह उत्तर पश्चिम की सीमाएं हों या ग्वांगनान के तटीय क्षेत्र, ये विदेशी आक्रमणों के विरुद्ध महत्वपूर्ण अवरोध थे। सीमा की रक्षा करने वाले इन सैन्य जनरलों का सम्मान सम्राट भी करता था। बेशक अगर ये जनरल विद्रोह कर देते, तो इसके परिणाम अकल्पनीय होते। इतिहास में अधिकांश विद्रोह इन्हीं जनरलों द्वारा किए गए थे। सम्राट की पहुंच से बहुत दूर, कमजोर शासन व्यवस्था के कारण वे खुलेआम और पारदर्शिता से सैनिकों की भर्ती कर सकते थे। यह अनुकूल समय, अनुकूल भौगोलिक स्थिति और जनसमर्थन का एक आदर्श संगम था। जरा सी भी महत्वाकांक्षा, जरा सा भी लालच उन्हें इस जाल में फंसा सकता था और फिर कभी इसे बाहर नहीं निकल पाता। और इसलिए ऐसे लोगों के लिए सम्राट को न केवल उनका सम्मान करना पड़ता था, बल्कि उनसे सावधान भी रहना पड़ता था। इस जटिल और विरोधाभासी भावना को केवल सम्राट ही समझ सकते थे।
पैसे विकलांग राजकुमार यान साथ नहीं आए। अब राजकुमार यान हवेली के सभी मामलों का प्रबंधन उनके उत्तराधिकारी द्वारा किया जाता था। उस सुबह झाओ जुनियाओ और झाओ जुंकी ग्वाननान में नौसेना बलों के शिविर में गए। कमांड प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर नीचे हजारों सैनिकों ने राष्ट्र के सर्वोच्च शासक का स्वागत करने के लिए नारे लगाए और जयकारे लगाए। हम सम्राट को प्रणाम करते हैं, उनकी आयु दीर्घ हो, सम्राट अमर रहे, सम्राट को 10,000 वर्ष की शुभकामनाएं, वे दीर्घायु हो, सम्राट अमर रहे, सम्राट की जय हो। उनकी आवाजें आकाश में गूंजती रही और काफी देर तक बनी रही। यहाँ तक कि बगल में खड़े झाओ जुंकी भी जोश से भर गए। झाओ जुनियाओ ने अपने दिल में उमड़ रहे उत्साह को दबाते हुए धीमी और स्थिर आवाज में कहा, अधिकारियों और सैनिकों को खड़े होने दो। धन्यवाद सम्राट। जब सभी ने प्रणाम कर लिया तो वे धीरे धीरे खड़े हो गए। झाओ जुंकी ने मुड़कर कहा, सम्राट, ग्वाननान नौसेना में कुल 50,000 सैनिक और 60 युद्धपोत हैं। ये पोत सबसे कुशल जहाज निर्माताओं द्वारा निर्मित हैं और इनमें अद्वितीय शक्ति है। झाओ जुनियाओ ने सिर हिलाया। अच्छा, फिर उसने पूछा, क्या वे सब यहाँ हैं? झाओ जुंकी चौंक गया, फिर उसने सिर हिलाया। हाँ, वे सब यहाँ हैं। झाओ जुनियाओ ने फिर पूछा, पैदल सेना और घुड़सवार सेना के बारे में क्या? झाओ जुंकी एक पल के लिए हिचकिचाए और फिर आदरपूर्वक उत्तर दिया, सम्राट, आपके भाई ने अपनी अक्षमता स्वीकार कर ली है। मेरे अधीन केवल 20,000 पैदल सैनिक हैं। हालांकि ग्वाननान समुद्र के किनारे स्थित है और उसे विदेशी आक्रमणों से बचाव करना होगा, इसलिए 50,000 विशिष्ट नौसेना बल ही पर्याप्त हैं। पैदल सेना और घुड़सवार सेना के लिए आपके भाई के पास वास्तव में पर्याप्त क्षमता नहीं है। इतना कहकर झाओ जुंकी जमीन पर घुटने टेक कर बैठ गया। हे सम्राट, कृपया अपना दंड दीजिए। झाओ जुनियाओ ने उसकी ओर नीचे देखा। उसकी आंखों में एक क्षणिक जटिल भावना झलक रही थी। कुछ देर बाद झाओ जुनियाओ ने आखिरकार कहा, उठो। आह, झाओ जुंकी को इस पर मुश्किल से ही विश्वास हुआ। फिर झाओ जुनियाओ ने उसके कंधे पर जोर से थप्पड़ मारा। मैंने कहा, उठो। ओह, तभी झाओ जुंकी अचानक होश में आया और भावुक होकर बोला, जी हाँ, धन्यवाद सम्राट। खड़े होने के बाद झाओ जुंकी ने अपने दर्द भरे कंधे को सहलाया और बेशर्मी से पूछा, महाराज, आप अब मुझे दोष तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं, पिताजी को कोई परवाह नहीं है और सारा बोझ मुझ पर ही आ गया है। नौसेना को अच्छी स्थिति में रखना ही एक उपलब्धि है। पैदल सेना और घुड़सवार सेना की बात करें तो झाओ जुंकी ने आगे कहा, हम वैसे भी अंदरूनी इलाकों में लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, इसलिए हमें इतने सैनिकों की जरूरत नहीं है ना? अगर हमारे पास और सैनिक होंगे तो ग्वाननान में हम उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बोलते हुए वह बुदबुदाया। झाओ जुनियाओ थोड़ा अवाक रह गया और उसने उसकी छाती पर थपथपाते हुए कहा, क्या आप इसे वहन नहीं कर सकते? आप इसे कैसे वहन नहीं कर सकते? क्या ग्वाननान पहले से ही काफी समृद्ध नहीं है? झाओ जुंकी ने सिर के पीछे हाथ फेरते हुए शर्माते हुए हंसते हुए कहा, हम इसे वहन कर सकते हैं, हम इसे वहन कर सकते हैं। अचानक वह झाओ जुनियाओ से बात करने के लिए आगे झुका। महाराज भाई, अगर आप सचमुच पैदल सेना और घुड़सवार सेना में सुधार करना चाहते हैं तो हमें एक और महान सेनापति क्यों नहीं भेजते? झाओ जुनियाओ ने तिरछी नजर से उसकी ओर देखा। हम झाओ जुंकी ने तुरंत कहा, मैं अकेले ये सब संभाल नहीं सकता। अगर आप एक और कुशल जनरल को भेजें तो शायद हम स्थिति को व्यवस्थित कर सकें। फिर पैदल सेना और नौसेना बलों को मिलाकर 1,00,000 सैनिक, हम ग्वाननान में दुनिया में अजय हो जाएंगे। झाओ जुंकी के बोलते ही उनकी आंखों में उत्साह की चमक आ गई। झाओ जुनियाओ ने उसे फिर से एक घूंसा मारा। दुनिया में अजय, ये तो बस ख्वाब है। पैसा तो आसानी से मिल जाता है, लेकिन अच्छे सेनापति मिलना मुश्किल है। ग्वाननान समुद्र से अलग है, भला कौन समुद्र पार करके लड़ाई करने जाएगा? अगर लड़ाई ही नहीं करनी है तो अच्छे सेनापतियों की क्या जरूरत है? बस अपने इलाके की रक्षा पर ध्यान दो। उत्साह से भरे झाओ जुंकी को अचानक ठंडक महसूस हुई, मानो उन पर ठंडा पानी डाल दिया गया हो। महाराज, मुझे लगता है मुझ में क्षमता है, मैं दुनिया में अजय क्यों नहीं हो सकता? झाओ जुनियाओ ने सोचा, इस आदमी की दृष्टता तो हद ही है। उसे और समझाने की हिम्मत न होने के कारण उसने बस उसकी बात अनसुनी कर दी। पीछे मुड़कर उसने अपना दूरबीन निकाला और दूर तक ध्यान से देखने लगा। दूर क्षितिज तक पानी जगमगा रहा था। पास में युद्धपोतों की कतारें मजबूती से खड़ी थी। 15-15 युद्धपोत, कुल 4 कतारें। शिविर में 50,000 नौसैनिक बल एकत्रित थे। उनके चमकते कवच सूर्य के प्रकाश में लगातार दमक रहे थे। वे किसी अभेद्य अटूट युद्ध कवच की तरह दिख रहे थे। लेकिन झाओ जुनियाओ देखते ही अचानक कुछ गड़बड़ महसूस करने लगा। बार बार ध्यान से देखने पर भी उसे कुछ भी गलत नहीं दिखा। उसने दूरबीन नीचे रख दी और काफी देर तक सोचता रहा, लेकिन फिर भी कारण समझ नहीं पाया। महाराज भाई, क्या हुआ? झाओ जुंकी ने चिंता से पूछा। झाओ जुनियाओ एक पल के लिए रुका, फिर उसने अपना सिर हिलाया। कुछ नहीं, इतना कहकर उसने दूरबीन को एक तरफ रख दिया। झाओ जुंकी ने दूर तक देखा, झिझका और फिर बोला, यहाँ तो बहुत तेज धूप है। महाराज, आपको लू लग सकती है। उसने आगे बताया, समुद्र किनारे दोपहर में सूरज बहुत तेज होता है, मानो चाकू से भी तेज। अगर सावधानी नहीं बरती तो जानलेवा हो सकता है। चलिए जल्दी वापस चलते हैं। झाओ जुनियाओ ने अपना सिर ऊपर उठाया, हाथ से अपना माथा ढका, सूरज की ओर आंखें सिकुड़ी और फिर दूर तक देखा। थोड़ी देर बाद उसने दृढ़ता से पीछे मुड़कर कहा, चलो चलें। झाओ जुंकी ने कुछ देर और दूर तक देखा, फिर झाओ जुनियाओ के कदमों की ताल मिलाने के लिए मुड़ गया। महाराज भाई, मेरा इंतजार कीजिए। डॉट डॉट डॉट। जब वे प्रिंस यान मेंशन लौटे तब तक दोपहर हो चुकी थी। झाओ जुनियाओ ने दोपहर का भोजन किया और फिर आराम किया। उन्होंने अपने अपने कमरों में अलग अलग भोजन किया। रात के खाने के बाद शेया रुकिंग ने स्नान किया। असहज महसूस करते हुए उसकी कुछ और करने की इच्छा नहीं थी। उसने ज़ियोई को निर्देश दिया, बर्फ का कुंड तैयार करो, मुझे नींद आ रही है और मैं जल्दी सोना चाहती हूँ। हाँ, ज़ेडयू ने जवाब दिया। पलंग की छत को सुगंधित करने और बर्फ का बर्तन तैयार करने के बाद वह जाने ही वाली थी। तभी अचानक छोटी झूठी आ गई। क्या मास्टर शेया सो गए हैं? ज़ेडयू ने सिर हिलाया। क्या बात है? तब नन्ही झूठी ने कहा, गुरुजी आपको बुला रहे हैं। C-178, C-177, आज रात ही ऐसा क्यों है? शेया रुकिंग ने भी अंदर से यह सुना और रोना चाहती थी, लेकिन उसके पास आंसू नहीं थे। कल रात इतनी देर से सोने के बाद आज रात ही ऐसा ही कैसे हो सकता है? छोटी झूठी भी असहाय थी। श्रीमती शेया, कृपया जल्दी तैयार हो जाए, सम्राट प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये कहकर वह तेजी से चला गया। शेया रुकिंग ने हार मानकर गहरी सांस ली और उसके पास कपड़े बदलकर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। पास के ही आंगन में रहने वाली महारानी युंग को स्वाभाविक रूप से इस हलचल के बारे में पता था। वह अपने आंगन के प्रवेश द्वार पर खड़ी होकर लेडी ज़िया को देख रही थी, जो एक पतले रेशमी लिबादे में लिपटी हुई थी और परिचारकों की एक पंक्ति से घिरी हुई थी और सम्राट के सामने वाले दरबार की ओर जा रही थी। उसका दिल ईर्ष्या से उबल रहा था। उसके हाथ दरवाजे के पैनलों को खरोंच कर टुकड़े टुकड़े करने के लिए उतावले थे। जब तक लेडी शेया और उनके सेवक काफी दूर नहीं चले गए तब तक काइडी ने बोलने की हिम्मत नहीं की। मेरी मालकिन, चलिए वापस चलते हैं। महारानी युंग ने मुड़कर उसे घूर कर देखा। फिर वह घूमी और चली गई। तेज रोशनी से स्तब्ध होकर काइडी वहीं भयभीत होकर खड़ी रह गई और गर्मी के बावजूद उसे पसीना आने लगा। सामने के प्रांगण में जैसे ही शेया रुकिंग अंदर आई, उसने अपना लबादा उतार दिया और उस आकृति के सामने शालीनता से झुककर प्रणाम किया। महामहिम, नमस्कार, उठना। झाओ जुनियाओ ने अपने बगल में रखी वस्तु को नीचे रख दिया और उसे अपने पास आने का इशारा किया। किंग, इधर आओ। शेया रुकिंग चलकर पास आए और उसने देखा कि ग्लोब अभी भी फर्श पर पड़ा है, इसलिए उसने पूछा, महाराज, क्या आप अभी भी इस बारे में सोच रहे हैं? झाओ जुनियाओ ने अपना सिर हिलाया। नहीं, और भला क्या? झाओ जुनियाओ ने अचानक अपने पास से एक विशाल नक्शा निकाला। यह क्या है? ज़ेया रुकिंग ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। वह थोड़ी हैरान थी। नक्शा, और भी विस्तृत नक्शा। झाओ जुनियाओ ने समझाया, मैंने कई विदेशी व्यापारियों से ये नक्शे खरीदे हैं। उस ग्लोब को देखने के बाद से ही झाओ जुनियाओ को एक स्पष्ट संकट का एहसास हो रहा था। वह उठा, खिड़की तक गया और अपने हाथों को पीठ के पीछे बांधकर खड़ा हो गया। दक्षिणी महासागर के लोग अगर वे हमारे सामने प्रकट न हुए होते तो महान चू राजवंश के हम लोग शायद उनके अस्तित्व के बारे में जानते भी न।
शेयारुकी भी खड़ी हो गई। महाराज, आप बिल्कुल सही हैं। उसने आगे कहा, लेकिन दक्षिणी महासागर के ये लोग पहले से ही हमारे अस्तित्व से परिचित हैं। उनके व्यापारी तो हमारी चांदी कमाने के लिए समुद्र की यात्रा करने का जोखिम भी उठा चुके हैं। झाओ जुनियाओ उसकी बातों से स्तब्ध रह गया। वह अचानक मुड़ा और बोला, वे तो हमारे भू मानचित्र भी जानते हैं। उन्हें और क्या क्या पता होगा। महाराज, ज़ेयारुकी प्रशंसा और आश्चर्य से भर गई। प्राचीन काल के किसी व्यक्ति के लिए जिसकी दुनिया की समझ इतनी गहरी थी, संकट की इतनी गहरी अनुभूति होना सचमुच आसान नहीं था। महान किंग राजवंश के पास हजारों वर्षों का हुआशिया इतिहास था, इससे क्या फर्क पड़ता था। क्या वे अपनी अलगाववादी नीति के कारण पराजित नहीं हुए थे? तो फिर इस राजवंश का क्या होगा? ये सम्राट झाओ जुनियाओ क्या करेगा? गुआंगनान में 3 दिन रुकने के बाद झाओ जुनियाओ और उनके साथी राजधानी के लिए रवाना हो गए। राजधानी लौटने से पहले ज़ेयारुकी ज़ेड्यू के साथ एक और सैर के लिए बाहर गई। इस बार उसने खाना, कपड़े या गहने नहीं खरीदे। इसके बजाय उसने दक्षिणी महासागर के लोगों से किताबों का एक बड़ा ढेर प्राप्त किया, जिसे गाड़ी में लाद दिया गया। पूरी यात्रा के दौरान ज़ेयारुकी ने इन पुस्तकों का अध्ययन किया। झाओ जुनियाओ कुछ हैरान था। ये किताबें, उन्हें उनमें से एक भी किरदार पहचान में नहीं आया। किंग, क्या तुम इन्हें समझ सकती हो? शेयारुकी ने गर्व से एक बेहद मोटी किताब निकाली। सम्राट, उस दक्षिणी महासागर के व्यक्ति ने मुझे बताया था कि इसे शब्दकोश कहते हैं। झाओ जुनियाओ ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम अपनी लिपि को दक्षिणी महासागर की भाषा में अनुवादित कर सकते हैं। झाओ जुनियाओ की आंखें पल भर में चमक उठी। क्या ये सच है? बिल्कुल, ज़ेयारुकी ने जवाब दिया, फिर उसे दिखाने के लिए कई शब्द पलटे। इसका मतलब है खाना, इसका मतलब है पानी पीना। प्राचीन शब्दकोश आधुनिक शब्दकोशों से बिल्कुल अलग थे, जिनमें विस्तृत व्याख्याएं होती हैं। यह विशेष शब्दकोश तो हस्तलिखित था और इसका अनुवाद अत्यंत परिष्कृत था। लेकिन ज़ेयारुकी जानती थी कि यह बेहद अनमोल है। आधुनिक समय में उसने स्कूल में अंग्रेजी पढ़ी थी और ये दक्षिणी महासागर की भाषा अंग्रेजी से मिलती जुलती थी। हालांकि यह आधुनिक अंग्रेजी से भिन्न थी, फिर भी सरल शब्दों को समझना उसके लिए कोई समस्या नहीं थी। झाओ जुनियाओ बहुत असमंजस में थी। किंग, तुमने तो महान चू राजवंश के कुछ अक्षर भी ठीक से नहीं सीखे हैं। अचानक दक्षिणी महासागर की भाषा में इतनी दिलचस्पी क्यों? शेयारुकी ने किताब के पन्ने पलटते हुए पूछा। सम्राट, अगर मैं आपको बताऊं तो क्या आप नाराज होंगे? मैं ऐसा नहीं करूंगा। शेयारुकी ने राहत की सांस लेते हुए कहा, महाराज, क्या आप जानते हैं कि दक्षिणी महासागर कैसा स्थान है? उनका इलाका कैसा है? वहाँ के लोग कैसे रहते हैं? हमारे पास 4 ग्रंथ और 5 क्लासिक्स हैं। उनके बारे में क्या? वे क्या पढ़ते हैं? वे महासागरों को पार करके महान चू राजवंश तक कैसे पहुंचे? और उन्हें हमारे क्षेत्रीय नक्शे कैसे मिले? उनके व्यापारी यहाँ चांदी कमाने आते हैं। क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब वे हमारी उपजाऊ भूमि पर आक्रमण करेंगे? सवालों की बौछार ने झाओ जुनियाओ को काफी देर तक चुप कर दिया। वह दूर तक देखता रहा। उन्हें नौसेना के कमान मंच पर खड़े होकर दूरबीन से असीम समुद्र को निहारने का दृश्य याद आया। एक ऐसा विशाल महासागर जिसका अंत कहीं नजर नहीं आता था। उन्होंने ये भी सोचा कि महान चू राजवंश की नौसेना ने भी कभी उस महासागर के पार जाकर खोजबीन करने का विचार नहीं किया। फिर भी उनके व्यापारी चांदी कमाने के लिए वहां पहुंच चुके थे। शेयारुकी ने फिर कहा, सम्राट, हमें दूसरों से सावधान रहना चाहिए। भले ही वे आक्रमण न करें, लेकिन हम निष्क्रिय नहीं रह सकते। जब वह उसे देख रही थी तो उसकी निगाहें गंभीर थी। उसकी आंखों में 21वीं सदी की एक स्वतंत्र, आत्मविश्वासी और उज्जवल महिला की भावना झलक रही थी। झाओ जुनियाओ ने उसकी ओर एक नजर डाली, फिर अचानक गाड़ी से छलांग लगा दी। पलक झपकते ही वह पास ही खड़े एक घोड़े की पीठ पर मजबूती से जा गिरा। उसने अपने मजबूत पैरों को घोड़े के पेट से कसकर चिपका लिया। काला घोड़ा हिनहिनाया, अपना सिर उठाया और तेजी से दूर भाग गया। कुछ क्षण बाद हवा में केवल धूल का एक बवंडर सा रह गया। ज़ेयारुकी को अब उसकी दूर जाती हुई आकृति भी दिखाई नहीं दे रही थी। पता नहीं क्यों अचानक उसका दिल खाली सा हो गया। कुछ पल पहले का आत्मविश्वास पूरी तरह गायब हो गया था। ओह नहीं, सम्राट, मुझे राक्षस न समझ ले। मैंने ऐसा क्यों कहा? ये प्राचीन काल है, एक ऐसा युग जहां स्त्री की प्रतिभा की कमी को गुण माना जाता था। शेयारुकी, तुम हरम की कई स्त्रियों में से एक हो। तुम कोई उद्धारकर्ता नहीं हो, नहीं तुम्हें दुनिया की बेवजह चिंता करने की जरूरत है। युद्ध करना है या नहीं, क्या ऐसी बात है जिसकी तुम्हें चिंता करनी चाहिए? तुम्हारा कर्तव्य है सम्राट की अच्छी तरह सेवा करना, उन्हें प्रसन्न रखना और इस शक्तिशाली व्यक्तित्व से जुड़े रहना ताकि तुम सुखमय जीवन जी सको। बिना किसी चिंता के खाना पीना करो, बगीचों में टहलो, कभी कभार किताबें पढ़ो और अपने शाही पति के लिए प्रेम कविताएं लिखो। क्या यह अच्छा नहीं है? तुम इन मामलों में क्यों दखल दे रही हो? तुम किस बात का दिखावा कर रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम सम्राट से आगे देख सकती हो? क्या तुम स्वर्ग में जाना चाहती हो? मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। मैं क्या करूं? सम्राट मेरे बारे में क्या सोचेंगे? क्या वो आपसे? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। इतना आरामदायक जीवन पाना आसान नहीं था। मैं इसे खोना नहीं चाहता। जब वह अपने परेशान करने वाले विचारों में खोई हुई थी, तब तक झाओ जुनियाओ वापस लौट चुका था। C179, C178 बहुत दूरदर्शी। उसके बाल थोड़े बिखरे हुए थे, चेहरा गंभीर था और उसकी निगाहें तीक्ष्ण और जोशीली थी। जैसे ही वह घोड़े पर सवार हुआ, उसके वस्त्र हवा में ऐसे लहरा रहे थे मानो कोई घोड़ा पूरी रफ्तार से दौड़ रहा हो। किंग, बोलते बोलते वह पलट गया और गाड़ी के ऊपर जा गिरा। पर्दा हटाकर अंदर आते ही वह उसके बगल में बैठ गया। उसने अत्यंत जटिल भावों से उसकी ओर देखा। उसकी निगाहें कोमल लेकिन गहरी थी, एक ऐसी भावना से भरी हुई थी जिसे वह समझ नहीं सकती थी। शेयारुकी को अपनी पीठ पर ठंडे पसीने की अनुभूति हुई। उसने एक पल के लिए ही ऊपर देखने की हिम्मत की, फिर जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया। उसकी तीखी निगाहों से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं हुई। किंग, आपके विचार बहुत ही दूरदर्शी हैं। उसकी गहरी गूंजती हुई आवाज अचानक उसके सिर के ऊपर सुनाई दी। शेयारुकी डर से कांप उठी। महाराज, मैं तो बस बेमतलब की बातें कर रहा था। महाराज एक राष्ट्र के शासक हैं, रणनीति के महारथी हैं, जो हजारों मील दूर से भी विजय प्राप्त करने में सक्षम हैं। महाराज के सामने ये सेवक बिल्कुल तुच्छ है। जैसे जैसे वह बोलती गई, उसकी आवाज धीरे धीरे धीमी होती गई, यहाँ तक कि अंत में वह मच्छर की बिनबिनाहट जितनी शांत हो गई। झाओ जुनियाओ ने उसके संकोची व्यवहार को देखा। महिलाओं से भी हीन महसूस करने से उत्पन्न उसकी सारी बेचैनी गायब हो गई। उसने उसके सिर पर थपथपाया और खुशी से हंसते हुए कहा, किंग, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। शेयारुकी प्रशंसा सुनकर कुछ अचंभित रह गई। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया, जिस पर उलझन का भाव था। महामहिम, क्या आपको लगता है कि एक महिला होने के नाते मुझे इतना सब कुछ जानने की चिंता करनी चाहिए? अंतहीन नक्कले लगाने के बजाय सीधे पूछना बेहतर था। आखिरकार उसकी क्षमताएं सम्राट की धूर्तता के आगे कुछ भी नहीं थी। इसलिए ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति थी। झाओ जुनियाओ ने उसकी स्पष्टवादिता को देखकर उसे चिढ़ाने के साथ साथ मनोरंजन भी पाया। क्या ये लड़की अपने मन की एक झलक भी नहीं छिपा सकती? या कम से कम दूसरों की तरह उसके इरादों को समझने की कोशिश तो कर सकती है? इससे पहले कि वह जवाब दे पाता, उसने फिर से बोलना शुरू कर दिया। महामहिम, क्या आप भी मानते हैं कि एक महिला का सद्गुण उसकी प्रतिभा की कमी में निहित है? उसने उसकी ओर देखा, उसकी आंखें चमक रही थी। वह उत्सुकता से उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। उसकी गंभीरता को देखकर झाओ जुनियाओ ने बोलने से पहले कुछ पल सोचा। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि चाहे पुरुष हो या स्त्री, साक्षर और तर्कसंगत होना आवश्यक है। या दूसरे शब्दों में, मुझे वे लोग नापसंद हैं जो बसंत की उदासी और शरद ऋतु के शोक पर कुछ भावुक कविताएं पढ़कर खुद को असाधारण प्रतिभाशाली समझने लगते हैं और अहंकारी व्यवहार करते हैं। शेयारुकी ने सोच समझकर सिर हिलाया। तो उसे यह नापसंद नहीं है। यह अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सम्राट की दक्षिणी यात्रा समाप्त हुई और वे जियायुवान के तीसरे वर्ष के मध्य जुलाई में राजधानी लौट आए। उस दिन महारानी ने इकट्ठी हुई उपपत्नियों को लेकर डेक्सुआन द्वार पर उनका स्वागत किया। छठे दर्जे और उससे ऊपर की रखेलें अपने अपने दर्जे के अनुसार महारानी के पीछे व्यवस्थित पंक्तियों में घुटने टेककर बैठ गईं। महारानी यून, शेयारुकी और अन्य महिलाएं महल के द्वार पर पालकियों में सवार होकर सीधे हरम की ओर चल पड़ी। अब वे अपने निर्धारित स्थानों पर घुटने टेककर बैठी थीं। सम्राट सबसे आगे थे और उनका स्वागत करने आए मंत्रियों से मिल रहे थे।
उन्हें पहुंचने में 1 घंटे से अधिक का समय लग गया। महारानी ने सभी को प्रणाम करने के लिए प्रेरित किया। हम महाराज को अपना सम्मान अर्पित करते हैं। उन्होंने विधिपूर्वक झुककर प्रणाम किया। झाओ जुन्याओ ने एक तरफ झुककर प्रणाम कर रही कुलीन महिला की ओर देखा और थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी। आप सभी खड़े हो जाए। महारानी पहले से ही पूरे 7 महीने की गर्भवती थी। यदि बच्चा अब पैदा होता तो वह जीवित रह सकता था। वह नोबल कंसोर्ट के पास गया और खुद उनकी मदद से उन्हें उठने में सहायता की। आपकी स्थिति से आपको असुविधा हो रही है, आप बाहर क्यों आए? कुलीन उपपत्नी शेह ने सम्राट को 6 महीने से नहीं देखा था, इसलिए अचानक उन्हें देखकर उन्हें अपरिचितता का आभास हुआ। बोलने से पहले वह एक पल के लिए रुक गई। महाराज, आप अंततः लौट आए। स्थिति को भांपते हुए वह आश्चर्य और खुशी से भर उठी। सारी मर्यादाओं को दरकिनार करते हुए वह ऐसे बोलने लगी मानो वहां कोई और मौजूद ही न हो। महाराज, हमारा बच्चा 7 महीने का हो चुका है। वह पहले से ही हिल डुल सकता है। झाओ जुन्याओ ने उसके उभरे हुए पेट को देखा और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। आपने बहुत कठिनाइयां सहन की हैं। ये कहकर उसने पास ही खड़ी महारानी की ओर देखा, जिनके चेहरे पर अजीब सा भाव था। उसने उनसे औपचारिक अभिवादन के कुछ शब्द कहे, फिर वह पूरे दल के साथ निमिषों महल की ओर चल पड़ा। शेया रुकिंग आराम से मुख्य समूह के पीछे पीछे चल रही थी। सम्राट सचमुच एक ऐसा व्यक्ति है जिसे मुसीबतें खड़ी करने में ही आनंद आता है। महल में लौटते ही हंगामा खड़ा कर दिया। पिछले कुछ महीनों से महारानी शी का पेट दिन प्रतिदिन बढ़ता देख वह निराशा से व्याकुल हो रही होंगी, और अब महल में लौटते ही उन्होंने एक और तमाशा रच लिया है। ये तो मानो महारानी के दिल को खुली आग पर भूनने जैसा है। मुझे तो ये भी शक होने लगा है कि क्या सम्राट सचमुच चाहते हैं कि महारानी शी गर्भवती हो, वरना वह महारानी को लगातार क्यों उकसाते रहते। लेकिन चाहे उनकी मंशा नेक हो या नहीं, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। आखिर मैं तो बस एक सम्मानित महिला हूँ। अगर यह 21वीं सदी होती तो वह वाकई एक आकर्षक जीवन साथी होते। कोई उनसे प्रेम करने के बारे में भी सोच सकता था। दुर्भाग्य से ये प्राचीन काल है। इस युग के रीति रिवाजों के अनुसार मेरा लक्ष्य उनकी प्रिय पत्नी बनना है। बाकी किसी भी बात के बारे में सोचना व्यर्थ है। बेहतर है कि सोचना ही न पड़े। वे निमिषों महल की ओर बढ़े। सभी के सम्मान व्यक्त करने के बाद महारानी ने उन्हें विदा कर दिया। यहाँ बहुत भीड़ और गर्मी है और आप सभी को असुविधा हो रही होगी। आप सभी को अपने अपने आवासों में वापस चले जाना चाहिए। महारानी ने कहा, मेरा शाही पुत्र और वांछिन यहीं रुककर मुझसे बातचीत कर सकते हैं। जी हाँ महाराज। समूह ने आदरपूर्वक विदा ली और महारानी के पीछे पीछे बाहर निकल गए। महल के द्वार से बाहर निकलते ही महारानी मुड़ी। उन्होंने महारानी यून और लेडी जिया समेत बाकी तीनों पर ठंडी उपहास भरी नजर डाली और बोलने से पहले उनके होठों पर एक तिरस्कार भरी मुस्कान आ गई। सभी लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं और थक चुके होंगे। आप पहले अपने अपने आवासों को लौट सकते हैं। जी हाँ महाराज। उन सभी ने दोबारा सिर झुकाया। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उन्हें विदा किए जाने के बाद ज़िया रुकी को ऐसा लगा मानो वह 5 द्वार पार कर चुकी हो और 6 जनरलों को मार गिरा चुकी हो और अंततः अपने किंग्या निवास पर लौट आई हो। शाओ ज़ीज़ी सुबह से ही कियू टोंग और कियू ये 2 कनिष्ठ नौकरानियों के साथ उनका इंतजार कर रही थी। वे सभी उनका अभिवादन करने के लिए जमीन पर घुटने टेक कर बैठी थी। मालकिन, आप आखिरकार वापस आ गईं। किंग्या निवास 1 महीने से अधिक समय से खाली पड़ा था। अब आखिरकार ये फिर से जीवंत हो सकता है। शेया रुकिंग बहुत प्रसन्न हुई और उसने तुरंत कहा, आप सभी कृपया खड़े हो जाएं। उसके बोलते ही अचानक एक सफेद आकृति उछलकर बाहर आई और ज़िया रुकिंग की बाहों में कूद पड़ी। म्यंग म्यंग दा बाय। शेया रुकिंग सुखद रूप से आश्चर्यचकित हुई। उस प्यारी बिल्ली को सहलाते हुए उसका दिल पिघल गया। तुम कितने बड़े हो गए हो, है ना? तुम तो बहुत भारी हो गए हो। दा बाय म्यंग। गोल मटोल चेहरे वाली बिल्ली बार बार शेया रुकिंग से रगड़ रही थी। ओह, क्या तुम्हें अंदाजा है कि अब तुम्हारा वजन कितना हो गया है? ज़िया रुकिंग ने आधे हंसते हुए और आधे चिढ़ते हुए कहा। बिल्ली, जो स्पष्ट रूप से अपने वजन से बेखबर थी, संतुष्टिपूर्वक उससे लिपटती रही और खुशी से म्याऊं करती रही। फिर शेया रुकिंग ने पूछा, शेयाओ ज़ीज़ी, तुम इसे क्या खिला रहे थे? मेरे 1 महीने से थोड़े ही समय की अनुपस्थिति में यह इतनी मोटी कैसे हो गई? दा बाय म्याऊं। उसने अपना गोल मटोल चेहरा एक तरफ झुकाया, मानो उलझन में पूछ रहा हो, क्या आप कह रहे हैं कि मैं मोटा हूं? उसके चेहरे के भाव देखकर शेया रुकिंग का दिल लगभग पूरी तरह पिघल गया। मोटी नहीं, बिल्कुल भी मोटी नहीं। दा बाय, अगर तुम मोटी भी हो जाओगी तो भी मैं तुमसे प्यार करूंगा। म्याऊं। आश्वस्त होकर बिल्ली ने फिर से उत्साहपूर्वक रगड़ना शुरू कर दिया। शर्मिंदगी महसूस करते हुए शाओ ज़ीज़ी ने अपना सिर नीचे कर लिया। मालकिन, जब आप दूर थी मेरे पास सिर्फ दा बाय ही था। मुझे लगता है मैंने उसे कुछ ज्यादा ही बिगाड़ दिया। ही दा बाय ने एक बार फिर शेया रुकिंग से अपना शरीर रगड़ा, फिर अपनी पूंछ ऊपर उठाई और उत्साहपूर्वक उसका चेहरा चाटने लगा। अरे दा बाय, आह दा बाय, हा हा। शेया रुकिंग को अपनी गर्दन पर बिल्ली की मुलायम फर से गुदगुदी हो रही थी और वह उत्साह से उसके चेहरे को चाट रही थी। वह बिल्ली को पकड़े हुए उछल कूद करने लगी, हंसने लगी और चिल्लाने लगी। C180 C179 महल में वापसी। मालकिन, आप दोपहर के भोजन में क्या खाना चाहेंगी? शेयाओ ज़ीज़ी ने उत्सुकता से पूछा। दा बाय को गोद में लिए हुए शेया रुकिंग को काफी हंसी आ रही थी। हमने अभी कुछ देर पहले ही नाश्ता किया है और अब तुम लोग दोपहर के भोजन की बात करने लगे हो। जैसे ही वह बोल रही थी, समूह भीतरी कक्ष में प्रवेश कर गया। जी यूए ने सामान समेटने के लिए एक गठरी ली, जबकि ज़ियाओ ज़ीज़ी व्यस्तता से चाय डाल रही थी। शेया रुकिंग ने कमरे में चारों ओर देखा और खुशी से कहा, हमारा कमरा अभी भी वैसा ही है, जरा भी नहीं बदला। शेयाओ ज़ीज़ी, ये सब आपकी बेहतरीन देखभाल की बदौलत है। प्रशंसा सुनकर शेयाओ ज़ीज़ी शर्म से लाल हो गई। मालकिन, ये सिर्फ मैं ही नहीं थी, कियू टोंग और लेडी कियू ये ने भी मदद की थी। वे 2 निम्न श्रेणी की राजमहल की नौकरानियां। बिल्कुल। शेया रुकिंग ने थोड़ी देर सोचा, फिर कहा, जाओ और उन दोनों को यहाँ बुला लाओ। ज़ियाओ ज़ीज़ी ने तुरंत सहमति दे दी। कुछ ही देर में कियू टोंग और लेडी कियू ये दोनों अंदर आ गईं। श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद ज़िया रुकिंग ने कहा, तुम दोनों काफी समय से मेरे साथ हो, खासकर तुम कियू टोंग, तुम 1 साल से भी ज्यादा समय से मेरे साथ हो, है ना? कियू टोंग ने जल्दी से जवाब दिया, जी मालकिन। उसने सावधानी से उत्तर दिया। शेया रुकिंग ने कुछ देर तक उसे घूरने के बाद अपनी नजर लेडी कियू ये की ओर घुमाई। हालांकि आपको यहाँ आए ज्यादा समय नहीं हुआ है, उसने कहा, लेकिन मैंने आपके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया है। लेडी कियू ये ने जल्दी से प्रणाम किया। मालकिन दयालु हैं और हम नौकरों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती हैं। मैं आपकी सदा आभारी रहूंगी। शेया रुकिंग ने सहमति में गुनगुनाया और उन दोनों की ओर देखा। वह खड़ी हुई और धीरे से बोली, मेरे अनुपस्थित रहने के दौरान तुमने बहुत मेहनत की है। ज़ेड इन्हें इनाम दो। ज़ेड ने 5-5 टाइल वजन की चांदी की 4 सिल्लियां निकाली और उन्हें दासियों को दे दी। दोनों ने पुरस्कार प्राप्त किया और कृतज्ञतापूर्वक सिर झुकाया। शेया रुकिंग ने आगे कहा, मैं फिर से कह रही हूँ, मेरा अनुसरण करने का मतलब सिर्फ अच्छे दिन नहीं होते। अगर मैं समृद्ध होती हूँ तो तुम भी होगे। अगर मैं कष्ट भोगती हूँ तो यह मत सोचना कि तुम बच जाओगे। जब तक तुम मेरी सेवा करोगे मैं तुम्हारे साथ उदारता से पेश आऊंगी। लेकिन अगर नहीं, शेया रुकिंग की आवाज ठंडी पड़ गई। भले ही मेरी शक्ति कम दिखती हो, फिर भी मैं तुम्हारा जीवन दुखमय बना सकती हूँ और तुम कभी उबर नहीं पाओगे। ये सुनकर कियू टोंग और लेडी कियू ये ने जल्दी से सिर झुकाकर अपनी वफादारी का वचन दिया। शेया रुकिंग ने कियू टोंग की ओर कुछ बार देखा, धीरे से मुस्कुराए और फिर हाथ हिलाकर बोली, आप जा सकती हैं। दोनों ने देर करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से वहां से चले गए। शेया रुकिंग ने अपनी चाय का प्याला उठाया और धीरे-धीरे उसे एक घूंट चाय पी। मुझे यहाँ आए 1 साल हो गया है, हालांकि ऐसा लगता है जैसे कुछ बीता ही नहीं, उसने मन ही मना भरी। जब मैं पहली बार आई थी तब सिर्फ कियू होंग और कियू टोंग ही मेरे साथ थे। अब उनमें से एक की मृत्यु हो गई है और एक नया आ गया है। उस समय उन्होंने मुझे नीचा दिखाने की बहुत कोशिश की थी। मुझे आश्चर्य होता है कि वे किसके मोहरे थे। मालकिन, ज़ेड ने कुछ चिंतित होकर कहना शुरू किया, उस पर कड़ी नजर रखो। कौन जानता है, हो सकता है कि एक दिन उसका मालिक उस पौधे को सक्रिय कर दे। लेडी कियू के बारे में क्या? ज़ेड ने पूछा, उस पर भी कड़ी नजर रखो। आखिरकार महल में किसी पर भी आसानी से भरोसा नहीं किया जा सकता।
ज़ेडयू ने सिर हिलाया। समझ गई। डॉट डॉट डॉट। चाय के बाद बाहर धूप तेज हो गई। कमरा धीरे धीरे गर्म होने लगा। जुलाई का महीना आ गया है और अभी भी इतनी गर्मी है। ज़िया रुकी को थोड़ी नींद आने लगी। तब शाओ जीजी ने कहा, मालकिन, मैंने हमारे आंगन में आपके लिए अंगूर की बेलें लगाई हैं और उन पर फल भी लग गए हैं। मैंने उन्हें गिना, कुल 16 गुच्छे। ये सुनकर ज़िया रुकी तुरंत उत्साहित हो गई। वह तुरंत ज़ियाओ जीजी और ज़ेडयू को लेकर जोर से आंगन में दौड़ पड़ी। अरे वाह! उसका चेहरा सुखद आश्चर्य से चमक उठा। शाओ जीजी, तुमने और अंगूर की बेलें लगाई, इसीलिए तो इतने सारे अंगूर लगे हैं। मुझे लगा था कि जो मैंने पहले लगाई थी उस पर 16 गुच्छे लग चुके हैं। ज़ियाओ जीजी खिलखिलाकर हंसी। मुझे पता है आपको ये सब चीजें पसंद हैं, मालकिन। वैसे भी मैं खाली बैठी थी, इसलिए मैंने किसी से इसका इंतजाम करवा दिया। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसे अचानक कुछ याद आया और वह घुटनों के बल बैठकर कबूल करने लगा। मालकिन, मैंने आपके चांदी के सिक्के इस्तेमाल किए कुल 80 ताइल। 80 ताइल। ज़ेडयू ने अविश्वास भरे चेहरे के साथ हैरानी से कहा। शाओ जीजी ने जल्दी से कहा, नहीं, ये सिर्फ इसके लिए नहीं था। पिछवाड़े में एक सब्जी का बगीचा भी है। एक सब्जी का बगीचा। असमंजस में डूबी ज़िया रुकी जल्दी से पिछवाड़े की ओर भागी। ज़ियाओ जीजी सचमुच समझती है कि मुझे क्या पसंद है। किंगिया निवास का पिछवाड़ा पूर्व हुआ मंडप के पिछवाड़े से कहीं अधिक बड़ा था। नौकरों के क्वार्टरों की एक पंक्ति और एक कुएं के अलावा वहां कुछ भी नहीं था। पिछले निवासी को फूल और पौधे बहुत पसंद रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे पौधे लगाए थे। हालांकि उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, इसलिए वे बहुत पहले ही सूख गए थे और जमीन खाली पड़ी थी। अब उन्होंने किसी से खेत जोता, खाद डाली, पानी दिया और यहाँ तक कि उसके चारों ओर लकड़ी की बाड़ भी लगवाई। अब पूरा छोटा सा आंगन जीवन और उमंग से भर उठा था। महल के भीतरी हिस्से में ऐसी जगह होना, चाहे फूलों को उगाने के लिए हो या सब्जियों को उगाने के लिए, वास्तव में एक दुर्लभ सौभाग्य था। शेया रुकी खुशी से हंस पड़ी। तो अब यहाँ अंगूर की बेल, झूला और सब्जी का बगीचा भी है। जीवन सचमुच आनंददायक है। शाओ जीजी, मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। तुम क्या चाहोगे? शाओ जीजी मुस्कुराई। मालकिन, मैं पहले से ही बहुत आभारी हूँ कि आप चांदी का उपयोग करने के लिए मुझे दोष नहीं दे रही हैं। उसे इस हालत में देखकर और यह सोचते हुए कि उसका कोई परिवार नहीं है, ज़िया रुकी ने कहा, मैं आपको कोई बड़ा उपकार तो नहीं कर सकती, लेकिन मेरे पास चांदी है। कैसा रहेगा अगर मैं आपको चांदी की ईंटें देकर पुरस्कृत करूं? शाओ जीजी जैसे व्यक्ति के लिए, जिसका कोई परिवार नहीं था और जो एक हिजड़ा बनने के लिए महल में दाखिल हुआ था, चांदी सबसे अच्छा और सबसे व्यवहारिक पुरस्कार था। धन्यवाद स्वामिनी। ज़ियाओ जीजी ने खुशी से घुटने टेक दिए। डॉट डॉट डॉट। इसी बीच निंशो महल में सम्राट महारानी के साथ दोपहर के भोजन के लिए गए थे। उनकी पत्नी भी वहां मौजूद थी। माँ, आजकल आपकी सेहत कैसी है? महारानी माँ मुस्कुराई। वह बच्ची वांशिन जब से माँ बनने की बात जान चुकी है, तब से बहुत समझदार हो गई है। जब भी उसे फुर्सत मिलती है, वह मेरे साथ धर्मव्रतों की नकल करने, साथ में भोजन करने और सैर पर जाने के लिए आती है। झाओ जुन्याओ ने कहा, जब तक आप स्वस्थ हैं माँ, मैं निश्चिंत रह सकती हूँ। महारानी ने कहना शुरू किया। वह बच्चा वांशिन। झाओ जुन्याओ महारानी को लेकर चिंतित थे, लेकिन महारानी का पूरा ध्यान शिव वानिकसन की गर्भावस्था पर था। माँ और बेटे के विचार सचमुच अलग अलग थे। झाओ जुन्याओ ने दोपहर का भोजन समाप्त करने के बाद जाने से पहले थोड़ी देर और बैठे रहे। डॉट डॉट डॉट। जियाओ वेग हॉल। जब महारानी दोपहर की नींद से उठी, तो यूलेन हमेशा की तरह उनके लिए अदरक की चाय का एक कप लेकर आई। सम्राट कहाँ हैं? महाराज, यूलेन ने उत्तर दिया। वह झाओचिन महल लौट आए हैं। महारानी के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। आज मौसम सुहावना है। शाही रसोई से आज रात के लिए कुछ ठंडे और ताजगी भरे व्यंजन तैयार करने को कहिए। आज रात पहली रात है, सम्राट अवश्य आएंगे। जी महाराज, यूलेन ने जवाब दिया और निर्देश देने के लिए बाहर चली गई। महारानी ने अपने पेट के निचले हिस्से को पकड़ लिया। उनके चेहरे पर एक जटिल भाव उभर आया। महाराज, मैं कई वर्षों से महल में हूँ। भले ही मुझमें कोई महान गुण न हो, लेकिन मैंने कम से कम कठिनाइयां तो सहन की हैं। आप मुझे संतान प्रदान अवश्य करेंगे, है ना? कुलीन पत्नी गर्भवती है और महारानी माँ उनकी रक्षा कर रही है। 1 महीने से अधिक समय से मुझे कोई अवसर नहीं मिला है, लेकिन अगर कोई अवसर मिलता भी तो मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं करती। आदरणीय महिला हु द्वारा रची गई फूजी पाउडर की घटना का उद्देश्य महिला ज़िया को फंसाना था। हालांकि आदरणीय महिला हु ने अंततः दोष अपने ऊपर ले लिया, फिर भी मुझे लगता है कि सम्राट को कुछ संदेह अवश्य है। अन्यथा सम्राट इतने लंबे समय तक जियाओ फांग हॉल से दूर क्यों रहे? आगे क्या होगा जाने के लिए सुनते रहिए मेरी इस कहानी को। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।